हेलो दोस्तों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 7वीं, ताप एवं उसका मापन। ताप मतलब क्या होता है? ताप मतलब होता है कि आप कितने गर्म हैं या कितने ठंडे हैं या फिर आप कितने सामान्य हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ताप। कैसा हो सकता है किसी भी वस्तु का, ठीक है, ताप हो गया। और उसका मापन, तो वो कितना है, कितना, वही नापना, वही हो गया मापन कि कितना है ताप आपका। ठीक है जी। यहाँ पे कहा गया है गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही ना जाए। अन्ना मणि द्वारा जो कहा गया है कि भाई देखना, तू गलत जो माप रहा है ना, तो एक काम कर, तू माप ही मत भाई। तू गलत मापने से बहुत अच्छा है कि भाई तू माप ही मत। कुछ गलत सलत बता दोगे तो तुम बता दोगे कि इसका टेम्परेचर उतना डिग्री है, कुछ और पिल्स खिला दोगे कि क्योंकि उतने ज़्यादा टेम्परेचर, अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री है तो तुमको वो सारे क्या कहते हैं मेडिसिन देने लग जाएंगे आपको कि ये खाओ बेटा, ये खाओ। अब पता चले कि भाई ये तो मापन ही खराब था। तो अच्छा है कि भाई गलत मापन करने से अच्छा है कि तू माप ही मत कर भाई, किसी को ऐसे ज़्यादा खराब कर सकेगा तू। लाम्बोक और उसकी बड़ी बहन फिवान शिलोंग में रहते हैं। ओहो, थोड़ा नाम विचित्र है क्योंकि ये शिलोंग से बिलोंग करते हैं। ये हमारे तरह यूपी और बिहार से नहीं बिलोंग करते, दिल्ली से नहीं बिलोंग करते। ये थोड़े से ना जो नॉर्थ ईस्ट वाले पड़ जाते हैं, उनका कल्चर थोड़ा सा ना बहुत ही प्यारा है, इसीलिए ना उनका उनका अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो उन्हीं के कारण ना उनका जो नाम भी है ना थोड़े से हम लोगों से भिन्न है। तो लड़का का जो नाम हो गया यहाँ पर लाम्बोक हो गया, और उसकी बड़ी बहन जो हुई ना उनका नाम हो गया फिवान। ठीक है। एक दिन दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए। एक दिन क्या हुआ कि भाई बहन विद्यालय से घर आते थे, तो ठीक है, हर रोज का यही था कि विद्यालय जाना फिर घर आना। दोनों विद्यालय जाते थे, घर आते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन भाई और बहन विद्यालय से घर आए। ठीक है, नॉर्मल था। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता काम पर गए हुए हैं। उनके जो माता जी थे और उनके जो पिताजी थे, दोनों माता जी भी और पिताजी भी, वो घर पे नहीं थे। वो दोनों काम पे निकल गए थे, काम को करने को कुछ। ठीक है। लाम्बोक ने अपनी बहन से कहा कि उसे ज्वर का आभास हो रहा। ज्वर मतलब क्या होता होगा? ज्वर, अच्छा जी। भाई कह रहा ना मुझे ना थोड़ा ज्वर का आभास हो रहा। फिवान ने उसका माथा स्पर्श किया तो उसे लगा कि छोटे भाई को ज्वर हो सकता है। अच्छा जी, मतलब बुखार का, ऐसा थोड़ा कहा जा रहा है यहाँ पे ऐसा। कि भाई को ना थोड़ा बुखार सा है शायद, ऐसा माथा उनका ना स्पर्श करके देखी तो इसकी पुष्टि करने के लिए कि सच में बाबू का ना, मेरा जो भाई को ना ये ज्वर ही है, तो देख लेते हैं कि सच्ची में है कि नहीं। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अलमारी से तापमापी, मतलब थर्मामीटर, थर्मामीटर निकाला। ठीक है जी, उन्होंने थर्मामीटर निकाले किससे? अलमारी से। उसने तापमापी का अग्रभाग, मतलब आगे वाला भाग, मतलब टीप, मतलब जो टीप इंग्लिश में बोलते हैं, अग्रभाग हिंदी हो गया, तो अग्रभाग मतलब आगे वाला भाग, साबुन और जल से धोया। पहले साबुन से उसको, मतलब कि थोड़ा सा पानी डाल के फिर साबुन से ऐसा थोड़ा सा ऐसा रब कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा ऐसा रगड़ दिया ऐसा हाथों से ही, और फिर पानी से धो दिए उन्होंने। ठीक है। और लाम्बोक का ताप मापा। लाम्बोक भाई का उसने ताप मापा कि ताप, और तापमापी का पाठ्यांक पढ़ने से उसको राहत मिली कि उसके शरीर का ताप सामान्य था। फिर उसकी जो बड़ी बहन थी उसको राहत मिली कि ना इस मेरा भाई का ना ये जो है इसका ना शरीर का ताप ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वो सामान्य है। उसने तापमापी का अग्रभाग पुनः धोया। फिर से ना वो जो तापमापी जो थर्मामीटर का टिप था ना, वो फिर से धो दी उन्होंने, क्योंकि वैसा मुंह में भाई ने ले रखा है तापमीटर, और ये डिजिटल थर्मामीटर इनके पास है। ठीक है जी। तो ठीक है, सुखाया और वापस रख दिया। तब उसने अच्छा धोया भी और सुखाया भी और फिर वापस रख दिए, जहाँ से लिए थे उन्होंने, अलमारी से लिए थे, फिर अलमारी में ही रख दिया। ठीक है। तब उसने लाम्बोक से कहा कि वह विद्यालय की वर्दी बदलकर भोजन कर ले
तत्पश्चात कुछ समय आराम कर ले। तो ये जो बड़ी बहन थी ना, वो कही ना अपने भाई लंबोक से कि भाई तू एक काम करना, तू जो अभी जो ये विद्यालय के वर्दी पहने हुए है ना, तो इसे ऐसा ना वो चेंज कर ले, तू थोड़ा ना बदल ले, और थोड़ा सा और खाना भी खा ले, और तू आराम कर। ठीक है भाई। यहाँ पे एक सवाल है, क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके यह एकदम सही आंका जा सकता है कि उसे ज्वर है, मतलब उसको बुखार है, या मतलब उसको फीवर है? तो आंसर है नहीं, किसी को भी नहीं कह सकते कि ज़्यादा क्या पता वो धूप में होकर आ रहा हो, तो धूप होता है ना, मतलब कि वो ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा ऐसा सूर्य का क्या कहते हैं प्रकाश पड़ने पर इंसानों पर, तो उसे लग सकता है कि उन्हें उसे लगता बुखार हो गया भाई। पर नहीं भाई, ऐसे आप छू कर नहीं बता सकते हो, आप थर्मामीटर का ही इस्तेमाल करो। गर्म या ठंडा? अच्छा जी, हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। उदाहरणार्थ ग्रीष्म काल में, ओहो, में किसी नल से लिया गया जल किसी मटके अथवा किसी प्रशीतित रेफ्रिजरेटर से लिए गए जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो सकता है। क्या कहा जा रहा भाई? ग्रीष्म काल में मतलब जो गर्मियों के दिनों में किसी नल से लिया गया जल, या फिर किसी मटका अथवा किसी प्रशिक्षित रेफ्रिजरेटर से लिए गए जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो सकता है। बिल्कुल हाँ, अगर नल से जो आप पानी ले तो वो गर्म रहता है गर्मियों में, और हालांकि आप रेफ्रिजरेटर से लेते हो पानी तो वो ठंडा रहता है, या फिर आप मटका से लेते हो पानी तो वो भी ठंडा रहता है उसकी अपेक्षा में। ठीक है, हम यह केवल जल के दोनों नमूनों के स्पर्श मात्र से ही अनुभव कर सकते हैं, परंतु क्या हम सदैव अपने स्पर्श इंद्रियां पर विश्वास कर सकते? बिल्कुल नहीं भाई। किसी का अभी अभी तो हमने देखी, भाई का एक लड़की थी अभी जो शिलोंग की थी ना, वैसे हाँ, तो वो भाई का ऐसा माथा ऐसा स्पर्श की करके देखी तो गर्म तो था, पर वही थर्मामीटर से चेक की उन्होंने, तो क्या पता चला कि नहीं भाई सामान्य है, बस अभी थोड़ा गर्म है बॉडी, क्योंकि बाहर से हम लोग अभी अभी आए हैं, तो थकान जो इतने आने में जो समय लगा, इसके कारण इसका बॉडी थोड़ा गर्म हो चुका है अभी के लिए, पर इसे बुखार नहीं है बिल्कुल। आइए इस बात का पता लगाइए। ठीक, क्रियाकलाप 7.1, आइए जांच करें। बिल्कुल आते हैं और जांच करते हैं। चित्र 7.1 में दर्शाए अनुसार 3 बड़े पात्र लीजिए। ठीक है जी, चित्र 7.1 ठीक है, यहाँ पे एक लड़की है। चित्र 7.1, जल में हाथ डुबोकर जल के गर्म या ठंडा होने की अनुभूति। ओहो हो। अच्छा देखिए, पहली भाग में क्या हो रहा कि एक लड़की है जी, जिस ना का और गा में अपना हाथों को ऐसा डाल रखी। भाई ऐसे करके तू चेक मत किया कर, क्या पता बहुत ज़्यादा गर्म निकले ना तो तुम्हारा हाथ फिर निकल जाएगा, फिर बाहर आएगा तो हाथ आधा आएगा। मत किया कर ऐसे चेक। और का और गा में देख ली उन्होंने पहले कर करके, और फिर दूसरे भाग में देखा जा रहा है कि उन्होंने अपने दोनों हाथों को ख में ही डाल दी। ठीक है, आइए ऊपर से पढ़ते हैं। चित्र 7.1 में दर्शाए अनुसार 3 बड़े पात्र लीजिए, इनको क, ख और ग नाम दीजिए। ठीक है जी, नाम दे दिए हमने। पात्र का में गर्म जल, ओहो हो। पात्र का में कौन से जल हैं, उनका ऐसा ताप कैसा है, तो गर्म जल है ब्रदर। अब पात्र खा में कैसे जल है, नल का जल है। अच्छा जी, नल का जल है। और पात्र गा में बर्फ डालकर ठंडा किया गया जल लीजिए। ओहो हो, जो गा है, गा में कैसे हैं, जो बर्फ था, बर्फ को तुरंत ठंडा करके जो पानी आ गए हैं ना ऐसे, तो वो वाले जल हैं, तो बहुत ठंडा जल होगा ये। हम यह क्रियाकलाप 2 भागों में संचालित करेंगे। ठीक है जी, 2 भागों में संचालित कर रहे हैं हमने। पूर्वानुमान एवं परीक्षण। पूर्वानुमान मतलब कि पहले आप ये अनुमान लगाइए कि क्या ही हो सकता है इसका तापमान, एवं परीक्षण मतलब फिर बाद में हमें क्या ही पता चला कि ये क्या है एक्चुअल में, मतलब क्या है वास्तव में। पहले पूर्वानुमान कीजिए कि आप क्या अनुभव करेंगे यदि आप अपना दाहिना हाथ पात्र का में
एवं बायां हाथ पात्र ग में डुबोएं और 1 से 2 मिनट तक दोनों हाथ पात्रों में डुबा रहने दें और फिर पात्र का एवं ग में से अपने हाथ बाहर निकाल कर दोनों हाथ एक साथ पात्र ख में डुबोएं। भाई देख, पात्र अगर हम क में हाथ डालेंगे तो हमें गर्म महसूस होगा क्योंकि गर्म पानी था भाई। और पात्र ग में अगर हम लोग डालेंगे तो क्या होगा भाई, ठंडा पानी था तो हमें ठंडा महसूस होगा। और उसके बाद हमने अगर ख में डालेंगे तो वो पानी हमें महसूस होगा कैसा, तो हमें नॉर्मल महसूस होगा क्योंकि वो नल का पानी है भाई। नल का पानी कैसे नॉर्मल महसूस होगा, क्योंकि भाई देख, नीचे से पानी आया है अपनी ज़मीन में से, ठीक है भाई, नीचे से आया है पानी, फिर ऊपर टंकी में गया, बिल्कुल टंकी में गया। टंकी का जो तापमान जो रहेगा वो कैसा रहेगा, जो बाहर का तापमान है, जो आप सराउंडिंग में है, ठीक है, वही तापमान नल के पानी में से आएगा क्योंकि ऊपर खुले में ही तो है आपका। तो वो जो पात्र ऊपर खुले में ही रखे हुए हैं बाहर के तापमान से ही, तो ऐसे ही आएंगे आपके। अपना पूर्वानुमान लिखिए। पात्र ख में डुबोने पर मेरा दायां हाथ क्या अनुभव करेगा। मेरा दायां हाथ अनुभव करेगा, पात्र ख में डुबोने पर मेरा दायां हाथ क्या अनुभव करेगा, मतलब क से ख में गया है, मतलब गर्म से ठंडा होगा मेरा हाथ, ठीक है। पात्र ख में डुबाने पर मेरा बायां हाथ क्या अनुभव करेगा। बायां हाथ ग हो गया, ग से ख में डालने पे कैसा महसूस होगा, ठंडा से गर्म महसूस होगा। अब क्रियाकलाप संचालित कीजिए और अपने प्रश्नों को लिखिए। भाई वही आएगा जो परीक्षण है, वही आएगा क्योंकि वो तो हमें तो पता ही है भाई, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है ना, मतलब आधारित चीज़ है जो कि हम लोग सब जानते हैं। तुलना कीजिए कि क्या आपके परीक्षण आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं या नहीं। भाई हाँ भाई, मेल खाते हैं, ये तो छोटी चीज़ थी, हमें तो पता ही है। क्या आपके दाहिने हाथ ने, मतलब दाहिना हाथ, ठीक है, मतलब क में डाला हुआ था, ठीक है, जो गर्म पानी था, ठीक है, दाहिने हाथ ने यह अनुभव किया कि पात्र ख का जल ठंडा है। हाँ भाई, क्योंकि बहुत गर्म से नॉर्मल पे आ रहे थे तो वो तो ठंडा ही महसूस होगा ना। जबकि आपका बायां हाथ जो आपको ग में था, ठीक है जी, ग में था, जो कि ठंडा था, ठंडा से फिर नॉर्मल में डाल रहे हैं तो थोड़ा गर्म महसूस होगा, अनुभव करता है कि वही जल गर्म है। बिल्कुल हाँ भाई। इन परीक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। भाई इस परीक्षण से यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई वस्तु गर्म है या कोई वस्तु ठंडी है, यह निश्चय करने के लिए ना हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिया पर भरोसा नहीं कर सकते हैं ब्रदर, कि भाई हम लोग हमेशा स्पर्श करके, मतलब छू करके ऐसा नहीं बता सकते कि ये ठंडा है गर्म है, बिल्कुल नहीं बता सकते क्योंकि वही जो ख में था वही तो नल का पानी था, वो तो नॉर्मल था पानी। किसी बाद में स्पर्श करते हैं तो पता चल रहा भाई ठंडा है, फिर कोई पता चल रहा गर्म है, ऐसा कैसे पता चल रहा भाई। यहाँ पे लड़की है, ये जो सोच रही है, जो बहन थी वो सोच रही है कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है, यह हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये तो पता चल गया कि वैसा नहीं, ताप से ऐसा मेजर करने से पता करते हैं बाहर की सराउंडिंग कैसे हैं और आपका बदन कैसा है। और ऐसा थोड़ा ना, अभी थोड़ा सा हौच पौच सा है इसका जवाब, पर नीचे पढ़ेंगे तो हमका जवाब मिल जाएगा ताप पढ़कर। किसी पिंड की गर्माहट ओहो हो अथवा ठंडक, ठीक है, किसी पिंड, अच्छा जी, का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप है। अच्छा जी, अरे भाई उल्का पिंड होते हैं ना, उल्का पिंड हो गए, और भी अलग अलग तरह के पिंड होते होंगे जी, ठीक है। इसको जो कॉमेट कहते हैं ना हम लोग, हाँ इंग्लिश में कॉमेट ही शायद बोलते हैं इसे, ठीक है। किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक, ठीक है, गर्मा, चाहे तो उल्का पिंड बहुत गर्म होगा या फिर ना बहुत ठंडा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। ऐसा नहीं कहते हैं एक लव कॉमेट आ रहा है 750 सालों के बाद, ऐसा कुछ ऐसा होता होगा, मतलब ऐसा मान सको तो। किसी पिंड की गर्माहट या फिर उसका ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप है, कि वो कितना ताप है, उसका ठंडा वाला ताप है कि गर्म वाला ताप है भाई। किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। क्या कहा जा रहा है भाई,
किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। हाँ भाई, उसका पॉजिटिव में होगा +34 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि +75 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ होगा टेम्परेचर, या 120 डिग्री सेल्सियस। और ठंडा पिंड का होगा वही माइनस में चल जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा होगा गर्म है। ठीक है, दो पिंडों के मध्य तापांतर हमें बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्म है या कितना ठंडा है। यह उपकरण जो ताप मापता है, तापमापी, मतलब ताप को मापने वाला को कहते हैं तापमापी। इंग्लिश में बोलते हैं हम उसे थर्मामीटर कहलाता है। ठीक है, तापमापी कहलाता है। ठीक है जी। ताप मापने के लिए अपने संभवतः, मतलब संभावना ये है, व्यक्त कर रहे हो कि दो प्रकार के ताप मापियों का प्रयोग किया होगा। जी हाँ, ज्वार मापी, मतलब डॉक्टर थर्मामीटर का आपने इस्तेमाल किया। ठीक है, जो ज्वार मापी है बनाए हुए हैं सो डॉक्टर थर्मामीटर, तथा प्रयोगशाला तापमापी। अच्छा जी, प्रयोगशाला, जो आपने अपने प्रयोगशाला में बनाए हैं वो तापमापी, जो भी कुछ हो, तापमापी जो अपना टेम्परेचर आपका मापता हो। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी के कई अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है। अच्छा जी, जो डॉक्टर थर्मामीटर है ना, वो आपके बदन का तापमान मापने के लिए बहुत सही है, बहुत ही प्रयुक्त है। ठीक है, बहुत सही है भाई। और जबकि प्रयोगशाला तापमापी, जो प्रयोगशाला में जो तापमापी जो होते हैं, प्रयोगशाला तापमापी जो कहते हैं, ठीक है, जो प्रयोगशाला में जो बनाए गए हैं, भाई बनाए तो थर्मामीटर सभी प्रयोगशाला में ही होंगे ना सारे, वैसे मतलब ये विशिष्ट प्रकार के हैं, मतलब एक खास प्रकार के, एक नाम है इसका प्रयोगशाला तापमापी, मतलब इसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। व्हाट? अच्छा जी, हाँ, तो एक इनके कई अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है। हाँ भाई देख, मैं बताता हूँ। डॉक्टर थर्मोमीटर जो आप मापते हो उसमें डिग्री फ़ारेनहाइट में रहता है वो थर्मोमीटर। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में नहीं रहता है उसको। ठीक है, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 104 या 105 ऐसा डिग्री फ़ारेनहाइट पे रहता है वो थर्मामीटर का। ठीक है, जो आपके घरों में होंगे आपके ऐसा ताप मापने के लिए। ठीक है भाई, और जो ये प्रयोगशाला तापमापी हैं वहाँ पे कौन से होंगे, वहाँ पे केल्विन वाला होगा, वहाँ पे डिग्री सेल्सियस वाला होगा भाई। तो ये ना वो अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब हम तापमापियों के विषय में और अधिक सीखते हैं और जानते हैं कि उन्हें ताप मापन के लिए कैसे उपयोग में लाते हैं भाई, कैसे उपयोग में लाते हैं इसे। ठीक है भाई, 7.3 में कहा गया है तापमापन। ओके जी, 7.3.1। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर, मतलब जो हमारे घरों में जो थर्मामीटर होते हैं वो डॉक्टरी थर्मामीटर पे हम लोग थोड़े पढ़ते हैं। संभवतः, मतलब संभावना यह है कि आप चित्र 7.2 में दर्शाए गए तापमापी से परिचित होंगे। संभावना तो यही बताई जा रही है। परिचित है आप? जी हाँ, बिल्कुल परिचित है भाई। ये डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है, इसको ऐसा बटन टिप के आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कर सकते हो शायद, या फिर इसे बंद भी कर सकते हो, पता नहीं, देखते हैं। अग्रभाग यहाँ पे पॉइंटेड आउट कर दिया गया है कि ऐसा कि भाई देखिए आगे का भाग हो गया, बिल्कुल भाई समझ में आ गया, जिसमें मरकरी होता है इसके अंदर। एक और मेरे से ना मरकरी, ये ऐसा वाला थर्मामीटर नहीं था, वो कांच वाला थर्मामीटर था। ठीक है, और मुझसे ना वो थर्मामीटर टूट गया था, और वो थर्मामीटर हमारी बहन लाई थी, बड़ी बहन लाई थी, और वो थर्मामीटर मेरे से टूट गया था, सीढ़ी पर था तो टूट गया था ऐसा। ठीक, और इसे हम जब भी ये आगे वाला भाग को ना बड़े वाइट से दिख रहे थे, उसे हम हाथ में लेना चाह रहे थे ना तो 2 में डिवाइड हुआ, फिर उसे और छोटे वाले भाग को हाथ में लेना चाहें तो फिर 4 में डिवाइड हो गया, और वो आता ही नहीं अपने हाथों में। फिर हमने ना जो डस्टबिन जो फेंकते हैं उस वाले में जाके वैसा अंदर आया था, मतलब ये जल्द आते ही नहीं है ये थर्मोमीटर, ये जो मरकरी होते हैं, और सर्कुलर बन जाते हैं ऐसे शेप में, बहुत प्यारे होते हैं देखने में, आप
पर उन्हें आप हाथों से, नंगी हाथों से टच ना करें। अगर मरकरी को भी छू रहे हैं और उसके बाद फिर अपने आँखों को छूते हो या फिर मरकरी को कोई कुछ भी अंश अपनी आँखों में चले जाते हैं तो आप अंधे हो सकते हो। सो बी वेरी केयरफुल। और मरकरी को मतलब थर्मामीटर को ऐसे कहते हैं ना कि एरोप्लेन में लेकर नहीं जाया जाता है, क्योंकि ये ना बड़ा तेज़ रिएक्शन करता है मरकरी वो जो एल्युमिनियम के साथ। तो क्योंकि एल्युमिनियम से ही तो बने होते हैं, मतलब कि बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग एल्युमिनियम से ही बने होते हैं क्या, आपके एरोप्लेन्स, आपके हेलीकॉप्टर्स। तो ऐसा ना, ऐसा हमें पता है कि ना थर्मामीटर नहीं लेके जाया जाता है ऐसा। ठीक है जी, हमने तो ये देख लें, ये हो गया डिजिटल थर्मामीटर। एक्चुअली मतलब कि ये डिजिटली लिख रहा है 37 डिग्री। नहीं तो हमें ऐसा देखना पड़ेगा कि वो लाल वाला कहाँ तक पहुँच गया है। अगर लाल वाला वहाँ तक पहुँच गया तो वहाँ पे ऐसा शीशे वाले में बताते हैं कि वहाँ तक उतना डिग्री सेल्सियस है भाई। ये डिजिटल थर्मामीटर है जहाँ पे नंबर्स लिख रहे हैं, शो कर रहे हैं मेरे सामने। ये अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर है, ठीक है, जिसमें अंक दिखा रहे हैं। ठीक, संभवतः आप चित्र 7.2 में दर्शाए गए तापमापी से परिचित होंगे, जिसे हमारे शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल भाई, परिचित हैं यार, हमें परिचित है, हमने डॉक्टर के यहाँ देख लिया है। इसे ज्वर मापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ओके भाई, ठीक है, हाँ पता है हमें भी। ऐसे थर्मामीटर ताप को अंकीय रूप में दर्शाता है। ठीक है भाई, तू अंक के रूप में दर्शा रहा है। ये तापमापी अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहलाते हैं। जी बिल्कुल, हाँ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिजिटल डॉक्टर थर्मामीटर। ठीक है भाई, ये बैटरी चालित होते हैं। इनमें ना बहुत छोटे वाला बैटरी लगते हैं, जो आपकी घड़ी में भी, जो आपके हाथों वाली घड़ी में जो बैटरी लगते हैं वही वाला बैटरी लगते हैं इनमें। किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर ये तापमापी शरीर का ताप मापते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर के सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला मापक्रम सेल्सियस स्केल है। जी हाँ, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में बता रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना डिग्री सी, मतलब डिग्री सेल्सियस। ओके भाई, सेल्सियस स्केल है। ठीक है, इस मापक्रम पर ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है भाई, हाँ, यही वाला मेरे पास एग्जैक्ट था, यही एग्जैक्ट मेरे पास था, जिसका पॉइंट टूट गया, मतलब ये आगे वाला भाग था वो मुझसे ना टूट गया था। खोल में रखना था और खोल का पिछला वाला भाग था वो ऐसे, वो भी मतलब खाली नहीं था, वो अच्छे से लॉक नहीं था और टूट गया था भाई। तो ऐसा हमने बहुत सुने भी थे घरों पे। ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला मापक्रम सेल्सियस स्केल है। ठीक है भाई, इस मापक्रम पर ताप, भाई पढ़ तो लिए हैं। प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए पारे के तापमापी मतलब मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन पारा ठीक है, मरकरी एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है और दुर्घटनावश यदि तापमापी टूट जाता है तो पारे का व्यवस्थित रूप से निपटान कठिन होता है। मतलब कि आप इसे ना ऐसे निपटा नहीं सकते हो कि ऐसा कहीं पे रख दें या पर कोई जैसे कि ऐसे ही बिक दे थर्मामीटर को, जहाँ पे आप अपने गनौरे बिकते हो ना, अपने कूड़े कचरे बिकते हो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो कुत्ते भी आते हैं। कुत्ते ने अगर चाट लिया मरकरी तो कुत्ता मर सकता। और मेरे बगल में जहाँ हम रहते हैं वहाँ ऐसा बगल में थोड़े से ने दूर पे 500 मीटर दूर, 500 नहीं होंगे, 200 मीटर दूर होंगे, वहाँ पे एक इंसान ने ऐसा मरकरी खा लिए थे और मर गए थे। ऐसा अंकीय तापमापी, यही वाला मरकरी थर्मामीटर का जो आगे वाला भाग है वही खा लिया था। वो बड़ा चिकना रहता है, ऐसा तुम्हें लग सकता है कि हमें खा लें, ऐसा तोड़ के देख सकें दांतों में। ऐसा बिल्कुल ना करें, अगर आपके मुख में चले गए मरकरी तो डेथ भाई, मत किया करो। अंकीय तापमापी में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता है और इसके प्रदर्श में संख्या पढ़ने भी सरल होता। ठीक है, हाँ, यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, 37, हाँ ठीक है, ये 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 37 डिग्री सेल्सियस और 81 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा जी, 81 है ना, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे यहाँ पे, 80 से ज़्यादा है, 85 या 87 डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे यहाँ पे। ठीक है, अंकीय तापमान पे। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण उष्ण
अंकीय तापमापी में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता है और इसके प्रदर्शन में संख्या पढ़ना भी सरल होता है। इसलिए पारे वाले थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं, मतलब कि उसे बदला जा रहा है। इसलिए पारे वाले थर्मामीटर, ये वाला है जो पारा वाला थर्मामीटर है जिसमें पारा लगा हुआ है, ठीक है। और एक डिजिटल थर्मामीटर है जो हमने इससे पहले देखे थे, वो डिजिटल थर्मामीटर था जिसपे अंक लिखे हुए थे, द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। मतलब कि अब डिजिटल थर्मामीटर ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब ये पारा वाला जो थर्मामीटर है अब इसे बदल दिया जा रहा है, अब इसे हटा उसके जगह पे, इस पारा वाला थर्मामीटर के जगह पे अब डिजिटल थर्मामीटर यूज किया जा रहा है। क्योंकि भाई ये पारा वाला थर्मामीटर है ना, बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप खा भी सकते हो, मतलब आगे वाला हिस्सा, पर वो तो डिजिटल थर्मामीटर भी खा सकते हो, मैं भी वैसा दिक्कत है। बात तो यही है भाई। आगे क्योंकि उसमें भी पारा ही होते हैं शायद, या फिर आप गूगल कर लीजिएगा यहाँ पे। डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण ऊष्मा संवेदकों द्वारा किया जाता है। अच्छा जी, उसमें पारा नहीं होता। जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं उनके जो आगे वाला अग्रभाग होते हैं उनमें मरकरी नहीं होकर के, मतलब पारा ना होकर के उसमें संवेदकों द्वारा किया जाता है। उसमें जैसे कि उसमें ऐसे होते हैं आगे वाले अग्रभाग में, जिसमें वो देखते हैं कि वो पता कर पाते हैं अगर थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी गर्माहट हो तो ना संवेदक सील है, वो ऐसा संवेदन से माप लेगा कि ठीक है इतना आप गर्म है। क्या आप जानते हैं उसमें पढ़ रहे थे, ठीक है। कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूरी से भी माप सकते थे। वे कौन से तापमापी थे? ओहो हो, बिल्कुल। ये एक थर्मामीटर है जिससे आप ना बिना छुए हुए भी ताप माप सकते हैं। पर ये हम अब बता दें आपको, ये जो थर्मामीटर है ना थोड़ा गलत भी बताता है। क्योंकि ना हम एक अपने नीट का एग्जामिनेशन देने गए थे, हमें बुखार बिल्कुल भी नहीं था, और हम वैसा ना छाँव से ही आ रहे थे, छाँव में ही खड़े थे और पैर सिर्फ धूप में थे, और मेरा सर और ऊपर का जो भाग था, मेरे पेट से ऊपर का भाग, वो छाँव में था और नीचे का भाग थोड़ा गर्म में था, मतलब धूप में था, जहाँ पे हम खड़े हुए थे एक घर के दीवार के पीछे, या फिर आगे, जो भी कह सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब हम एंट्री लेते हैं तो यही वाला थर्मामीटर के समय जब कोविड-19 में मेरा चेक किए भाई, तो वो बोल रहे हैं 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है मेरा बॉडी टेम्परेचर है। और मुझे ना थोड़ी देर के लिए ना बस 1 मिनट के लिए ना हमें अलग कर दिया गया था कि भाई तुम्हें ना ज़्यादा ऐसे टेम्परेचर है तो तुम कोरोना से ऐसे संदर्भित हो सकते हो। तो हमें ऐसा 1 मिनट के लिए हटा दिया, फिर हमें जाने दे दिया गया था तुरंत भर में। पर ये तो भाई ये तो गलत बात है ना, कि ऐसे कैसे बता सकता जो कि उस दिन हमें फीवर था भी नहीं। वे संपर्क रहित तापमापी हैं, मतलब कि आप ये वाला जो बताए जा रहे हैं आपके दाहिने हाथों के द्वारा जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे है बिना आपसे संपर्क किए हुए, बिना आपको छुए हुए, बिना आपको इससे स्पर्श किए हुए ये आपका टेम्परेचर माप सकता है, जिन्हें अवरक्त तापमापी भी कहा जाता है। इन्हें कौन सा तापमापी कहा जाता है? अवरक्त तापमापी। बिना रक्त को जांचे हुए आपका कितना ऐसा टेम्परेचर है, क्या बिना छुए हुए, अवरक्त तापमापी कहा जाता है इसे। इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना उसके शरीर का ताप माप सकते हैं और संक्रमण का खतरा कम करते हैं। बिल्कुल हाँ, क्योंकि अगर कोविड-19 में अगर वही थर्मामीटर एक इंसान से छुआ गया, ठीक है, कि इतना टेम्परेचर है जो भी कुछ है, और वही टेम्परेचर वाला छुआ जाए अगर दूसरे व्यक्ति से, तो संक्रमण तो ज़्यादा फैल सकता है ना, क्योंकि ये तो वायरस थे, तो ये आपको भी हो सकते हैं। पर ये संक्रमण को ना फैलने के लिए ऐसा कोई यंत्र बनाया गया कि आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है, आपका जो ताप है, वो बिना छुए ही बताया जा सकता है। उस यंत्र का नाम दिया गया था अवरक्त तापमापी, जो आपको बिना छुए ताप माप सकता है, ठीक है। क्रियाकलाप 7.2 आइए माप करें, ठीक है। आइए अब शरीर का ताप मापने के लिए डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करें। अच्छा जी, आप अपना स्वयं का ताप और अपने कुछ मित्रों के ताप भी माप सकते हैं। कि आप अपना ताप कितना है भाई,
अब अपने दोस्तों का भी ताप माप सकते हो कि भाई तुम्हारा कितना ताप है भाई, तेरा बॉडी सही है, नॉर्मल है, सामान्य है, या फिर तुमको ज़्यादा ठंडा लग रहा है, या फिर तुम्हें ना ऐसा बुखार है, क्या कुछ है, बता तू। आप अपने मित्रों से बात कीजिए कि उनमें से कौन कौन से मित्र आपके द्वारा अपने शरीर के ताप का माप करवाने के इच्छुक हैं। भाई तू अपने दोस्तों से पूछ, भाई तुझे कराना है कि तेरा बॉडी का भी ताप कितना है, पता करना है क्या? पूछो अपने दोस्तों से, भाई बता दे, जानना है क्या तुझे? बता मत, मतलब तेरे को जानना है कि कितना ताप है तेरे बॉडी का? अगर जानना तो बोल, मैं अभी नाप देता हूँ। अपने हाथ और अंकीय तापमापी का अग्रभाग टिप साबुन और जल से धोइए। ठीक है, आप अपने हाथ को धोइए, अपने हाथ और अंकीय तापमापी का अग्रभाग। अच्छा ठीक है, आप अपने हाथ को धोएं और फिर अंकीय तापमापी मतलब जो डिजिटल थर्मामीटर था उसका आगे वाला टिप को साबुन और जल से धो दीजिए। तापमापी का पुनः नियोजन मतलब रीसेट कीजिए, मतलब सबको पहला एक मापा हुआ था या फिर बहुत पहले से रखा हुआ था तो ठीक है, फिर से रीसेट कर लेंगे, मतलब पुनः नियोजन कर लेंगे। बटन दबाकर तापमापी को रीसेट कीजिए। ठीक है, मतलब फिर से सारा कुछ खत्म हो गया डाटा, अब नया डाटा बताया जाएगा इसमें। तापमापी जीभ के नीचे रखकर मुख बंद कीजिए। हो तब तो इसमें बिल्कुल ही पारा नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो वाला थर्मामीटर था जो पारा थर्मामीटर था, वो वाला अगर रख दिया जाए जीभ के नीचे, क्या पता गलती से टूट जाए वो शीशा वाला, तो भाई मर सकते हो तुम बहुत तेजी से, एकदम एक ख़त्म हो सकते हो तुरंत। ठीक है, तो ये जो डिजिटल थर्मामीटर था जो अंकीय तापमापी वाला था उससे, ठीक है, जीभ के नीचे रखकर मुख बंद कीजिए। ठीक है, तापमापी का अग्रभाग जीभ के नीचे रखने के पश्चात बीप की ध्वनि आने या प्रकाश के चमकने तक प्रतीक्षा कीजिए। आप तब तक उसी जीभ के नीचे ही रखें जब तक वो वाला यंत्र से कुछ ध्वनि ना आए बीप का, या फिर थोड़ा सा ऐसा प्रकाश आए, ऐसा प्रकाश जलने ना लग जाए, ऐसा आ जाए। मुंह से तापमापी निकाल लीजिए और अंकीय प्रदर्श पर ताप पढ़िए कि आपका कितना बता रहा है बॉडी का ताप, आपके शरीर का ताप। तालिका 7.1 में ताप अंकित कीजिए। ठीक है जी, अंकित कर देंगे तालिका 7.1 में। नाम अपने दोस्तों को 10 दोस्तों का नाम लिखिए, यहाँ पे उसका टेम्परेचर कितना कितना था वो भी लिखें। ठीक है जी, तापमापी का अग्रभाग साबुन और जल से साफ कीजिए और सुखा लीजिए, क्योंकि भाई का जीभ के नीचे गया हुआ था तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा ना खराब सा, मतलब कि संक्रमण कुछ भी हो सकता है। भाई जीभ के नीचे गया हुआ है तो बिल्कुल धो ही लेंगे यार, थोड़े क्यों थोड़ा सा हाइजीन, ऐसा स्वच्छता को भी ऐसा ध्यान में रखते हुए साबुन से धो भी लेंगे, साबुन और जल के साथ धो लेंगे। अपने मित्रों का ताप मापने के लिए उपयुक्त चरणों को दोहराइए। ठीक है, एक एक करके अपने सारे दोस्तों को ऐसे ही दोहराइए। यहाँ पे कहा जा रहा है, एक यहाँ पे कॉशन है, मतलब सावधानी है। क्या सावधानी है कि अंकीय डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी ये हमें सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम लोग डॉक्टरी तापमापी का उपयोग कर रहे हैं? तो तापमापी का उपयोग उसकी दिशा निर्देश पुस्तिका पढ़ने के बाद करना चाहिए। मतलब कि ना आप थोड़ा जान लें कि उस पर लिखे हुए हैं कि आपको ऐसे ऐसे करके आपको ना जो कि बिल्कुल यही जो हम लोगों ने अभी अभी जैसे पढ़े वही दिशा निर्देश थे दिए हुए, लिखे हुए रहते हैं वो जो कवर पे, कि ऐसे ऐसे आप कर लें और ऐसे करके आप अपना बॉडी का ताप माप सकते हैं। ठीक है, तापमापी का अग्रभाग उपयोग करने से पूर्व मतलब उससे पहले और पश्चात मतलब उसके बाद में, तापमापी के इस्तेमाल करने के पहले भी और बाद में भी साबुन और जल से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। ओके, तापमापी धोते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अंक दर्शाने वाले हिस्से अर्थात अंक प्रदर्श पर जल ना पड़े। ओहो हो, जिसपे अंक दिखा रहे थे 37 डिग्री सेल्सियस, उस पर ना भाई पानी नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा आप ध्यान रखें। खराब थोड़ी नहीं करना है आपके डॉक्टरी थर्मामीटर जो माप रहे हैं आपको ताप।
तापमापी को उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए। मतलब जो तापमापी है ना भाई, उसको आगे वाले जो पॉइंटेड है ना, जैसे उजला उजला से हमें दिख रहा था ना भाई, उससे मत पकड़ लेना, पीछे पकड़ना उसके। ठीक है, ठीक है। बच्चों के शरीर के ताप माप लिए गए हैं 1 से 10 तक। 10 दोस्तों को माप लीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए ना भाई, या फिर माथ भी लिखिए, क्या फर्क पड़ता है। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो वो होता है 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है स्वस्थ शरीर का माप। ठीक है भाई, माना जाता है कि माना जाता है 37.0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। किंतु क्या आपके द्वारा किए गए क्रियाकलाप में आपने पाया कि प्रत्येक बच्चों के शरीर का सामान्य ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस था? नहीं भाई, बहुत मतलब कि 10 बच्चा का अगर हम लोग वैसा मापते हैं अलग अलग के, तो हम लोग सोच सकते हैं कि सबका 37 आएगा। नहीं भाई, ज़्यादा कम हो सकता है भाई, किसी का 36.6 आएगा, या फिर किसी का 39.2 आएगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब अलग अलग तो हो ही सकता है भाई, बिल्कुल। तो भाई आंसर है कि नहीं भाई, अलग लगाया। अथवा कुछ बच्चों के शरीर का ताप सामान्य ताप से कुछ अधिक या कुछ कम था। बिल्कुल हाँ, सही बात। यहाँ पे सवाल है, क्या छोटे बच्चों के शरीर का ताप सामान्यतः, मतलब ऐसा देखा जाता है कि हर बार ऐसा, मतलब कि देखा जाता है ये हर बार कि ऐसा वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा सा अधिक होता है? क्या बात किया जा रहा है भाई? क्या छोटे बच्चों के शरीर का ताप समानतः वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा अधिक होता है? भाई ये तो बड़ा फैक्ट वाला क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे, शायद नीचे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे एक और सवाल है, क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों के शरीर के ताप की तुलना में कम होता है? जो वृद्ध, जिनका स्वास्थ्य सही है, उनका जो ताप है वयस्कों को जो शरीर से कम ही होता है। क्या बात किया जा रहा भाई? इससे लगता है शायद नीचे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आइए फिर पढ़ते हैं उसका। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। वास्तव में मतलब कि ऐसा देखा जाता है कि सही में सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को अगर उसका औसत निकाल लिया जाए तो औसतन 37 डिग्री सेल्सियस ही मिलता है। अगर बहुत सारे लोगों को ऐसा माप लिया जाए कि बॉडी टेम्परेचर, उसका ताप माप लिया जाए, बहुत सारे लोगों का, मान लीजिए 100 लोग को माप लिया जाए, तो उसका जो एवरेज निकाला जाता है ना, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस ही पता चलता है कि, और वो लोग ऐसा ठीक ठाक है, मतलब कि नॉर्मल है, सामान्य है उनका ऐसा टेम्परेचर। उन सभी का ना 37 ही ऐसा निकल पे आता है, एवरेज पूरा पूरा निकाल के आता है। तो 37.0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है। मतलब क्या अलग अलग कारकों पे निर्भर करता है। उम्र पर, कि आपकी कितनी उम्र है, दिन का समय, भाई अभी कौन सा समय चल रहा है, दिन का, सुबह है, दोपहर है, शाम है, भाई कितना बज रहा भाई दिन का समय, या फिर रात है, और गतिविधियों का स्तर, भाई तू कौन से काम कर रहा भाई, ये भी तो डिपेंड करता है। तू भाई क्या पता लैपटॉप के सामने बहुत सारा काम करता होगा तो तेरा बिल्कुल नहीं, हाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से 37.0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई मोबाइल से कुछ मतलब रेज निकलते हैं, ये सारे गैजेट से, मोबाइल से हो गए, टीवी से हो गए, कंप्यूटर से हो गए, ये सारे से, लैपटॉप से हो गए, तो बिल्कुल टेम्परेचर आपके बढ़ सकते हैं। और एक इंसान है जो बस आराम से बस नेचर में है, तो उसका जो होगा तापमान वो कम होगा उसके अपेक्षा। आप दिन के भिन्न भिन्न समयों पर 1 माह तक अपने ताप का माप कीजिए। भाई ये जो 2 सवाल थे, क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर, और ये वाले सवाल आपने ऐसा गूगल कर लीजिएगा बिल्कुल, कि क्या छोटे बच्चों का शरीर का ताप सामान्यतः वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा सा अधिक होता है, और ये वाले, क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों के शरीर के ताप की तुलना में कम होता है। ये अपना गूगल कर लीजिएगा 2 सवालों का, हमें नहीं पता। ठीक है, गतिविधि का स्तर। ठीक है, आप दिन के भिन्न भिन्न समयों पर 1 माह तक, मतलब 1 महीने तक
अपने ताप का माप कीजिए, ठीक है जी। 1 महीने तक करना है, ठीक है। भिन्न भिन्न समयों पर मतलब अलग अलग समय पर 1 महीने तक ताप ऐसा मापेंगे। ताप के ये पाठ्यांक अपने नोटबुक में अंकित भी कीजिए, मतलब जो आपके नोटबुक है उनमें आप लिखित भी अंक से लिखिए भी, अंकित कीजिए, मतलब आप लिख दीजिए। 1 माह पश्चात मतलब 1 महीने बाद अपने शरीर के अंकित ताप का विश्लेषण कीजिए। आप ये देखिए कि क्या ही हुआ ये 1 महीने पे अलग अलग समय में, ये पूरा 1 महीने तक हमने क्या देख रहे हैं, हमारा तापमान कितना ज़्यादा है, कम है, 37.0 सेल्सियस है, या फिर थोड़ा ज़्यादा है, किसी दिन किसी समय पे क्या कैसा ज़्यादा है, हर बार ऐसा देखे जा रहा है, तो क्या देखा जा रहा है हर दिन का उसी समय में, ठीक है, कि क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। यदि हाँ तो विचार कीजिए कि इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। जो मानव शरीर का जो ताप है वो अगर डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाए तो ना, मतलब मापा जाए तो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता है किसी जो इंसान का ऐसा गर्माहट, उसका जो ताप है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता है और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता है भाई, ठीक है। छोटे बच्चों और वृद्धों के शरीर का ताप मापने के लिए अंकीय तापमापी कांख में बांह के नीचे भी रखा जा सकता है। वो जो ना छोटे बच्चे हो गए, देखो भाई क्या बात है कि जीभ के नीचे तेरे को रखने के लिए कहा जा रहा है, तो आप तो समझदार हो, कहे जा रहे हैं जीभ के नीचे रखने के लिए, तो जीभ के नीचे रख रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो कि तुम फोड़ दे रहे हो, क्योंकि आप ऐसा पता है आप थोड़े समझदार हो, तो आपको जीभ के नीचे रखने के लिए कहा जा रहा है। पर ये जो छोटे बच्चे हैं और जो वृद्ध व्यक्ति हैं इनके आउट ऑफ कंट्रोल भी तो हो सकते हैं। छोटे बच्चे शरारती होते हैं, वृद्ध बच्चे से उनका खुद का शरीर ऐसा कंट्रोल नहीं हो, नियंत्रित नहीं हो रखा है, तो ऐसा ना ऐसा दलदला रहे हैं, उनका दांत कटकटाता है, वैसे थोड़ा सा ठीक नहीं हो ना, तो उन्हीं को वो ऐसा जीभ के नीचे न रख करके आप वही अंकीय तापमापी को कांख में मतलब बांह के नीचे रखा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार मापा गया ताप शरीर के वास्तविक ताप से 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। इस प्रकार मापा गया ताप शरीर के वास्तविक ताप से 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम होता। क्या बात किया जा रहा भाई, भाई अगर तुम काख के नीचे से अगर तुम माप रहे हो कि तापमान कितना हुआ, तो हो सकता है ना कि 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस जो आपका वास्तविक जो ताप है उससे कम हो सकता है भाई। मतलब जीभ वाला, जो जीभ के नीचे रखने वाला ही उचित बताता है कि तेरा कितना तापमान है, वास्तविक तापमान है ब्रदर। अच्छा जी, यहाँ पे एक लड़की है, ये जो लड़की थी ठीक है, उसकी बड़ी बहन ये सोच रही है, मैंने अपने एक मित्र को एक ऐसे अंकीय तापमापी का उपयोग करते हुए देखा है जो ताप भिन्न माप क्रम पर बैठता है। क्या? जो ताप भिन्न माप क्रम पर पड़ता है, माप क्रम पर पड़ता है। यह स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शाता है। एक ही ताप को व्यक्त करने वाली इस संख्या में अंतर का क्या कारण है? भाई इसके अंतर का यही कारण है कि उसकी इकाई मतलब उसका यूनिट चेंज है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। वही अगर 37 हुआ तो 37 के बाद क्या है, डिग्री सेल्सियस है, तो उसका जो इकाई में भी तो डिफरेंस है भाई, मतलब भिन्न है, कोई डिग्री फ़ारेनहाइट है, कोई डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस को ही सेंटीग्रेड ऐसे बोलते हैं, ठीक, ठीक है भाई। तो हाँ ऐसे दर्शाया जा रहा है, ठीक है। छोटे बच्चों, क्या लिखी जा रहा है भाई, छोटे बच्चों और वृद्धों के शरीर का ताप मापने के लिए अंकीय तापमान, ये तो पढ़ चुके हैं। ताप का अन्य मापक्रम
अन्य मापक्रम मतलब स्केल फ़ारेनहाइट स्केल है जो हमारे बॉडी को मापते हैं। इस स्केल पर ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसे डिग्री एफ से दर्शाया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मापा गया ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर वही हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के तुल्य है मतलब बराबर है। अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययनों में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है। ओहो हो, जो वैज्ञानिक जो लोग अध्ययन करते हैं ना, जो वैज्ञानिक होते हैं मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो फ़ारेनहाइट स्केल का ना उपयोग नहीं करते हैं। वो इस्तेमाल करते हैं डिग्री सेल्सियस वाला, डिग्री सेंटीग्रेड वाला स्केल इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है। अरे भाई डिग्री सेल्सियस भी नहीं करते हैं, सॉरी यार, जैसे केल्विन स्केल कहते हैं। अच्छा जी, हाँ इसी को कहते हैं ना प्रयोगशाला वाले स्केल। तो ठीक है ना, वो जो वैज्ञानिक जो प्रयोगशाला में कुछ कुछ अपना प्रयोग करते रहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ना ही तो करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, ना ही करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड वाला, वो करते हैं केल्विन स्केल वाले। केल्विन स्केल और जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड हुआ बड़ा स्केल है, ठीक है, उसका यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिग्री फ़ारेनहाइट का यूनिट वीक है, इसीलिए उसका अंक ज़्यादा है। और डिग्री केल्विन का ना यूनिट है वो और भी वीक है डिग्री फ़ारेनहाइट से, इसीलिए इसका जो अगर अंक केल्विन में कह दिया जाए तो 273 डिग्री केल्विन आ जाएगा। ये 37 डिग्री सेल्सियस का ना, देखो 37 डिग्री सेल्सियस ठीक है इज इक्वल टू मतलब बराबर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बराबर है कितने डिग्री पे 373 भाई, 373 सही बात। शायद भाई 273, भाई 273 और 37 जोड़ देना तो वही आ जाएगा, मतलब 315 तरफ आता है शायद। 273 प्लस 37 कितना हो जाएगा 273 और 37, भाई जो भी कुछ हो आएगा ना 273 प्लस 37 जोड़ोगे ना वही आ जाएगा केल्विन में, ठीक है, क्योंकि 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययनों में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। इस स्केल पर ताप का मात्रक केल्विन है जिसे के से दर्शाया जाता है। यहाँ पे डिग्री केल्विन नहीं बोलेंगे भाई, इसको सिर्फ केल्विन बोलेंगे। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, ठीक है। जो अगर टेम्परेचर का ना एसआई मात्रक है तो वो क्या है, उसको हम लोग केल्विन कहेंगे। अगर वजन का एसआई मात्रक है तो वो क्या है, तो वो है केजी है ना। उसी तरह ताप का एसआई मात्रक है स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मतलब है वो है केल्विन है ताप का। तीनों ही ताप मापक्रमों के नाम उन्हें विकसित करने वाले वैज्ञानिकों सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन के नाम पर रखे गए हैं। अच्छा जी, ये जो तापक्रम के जो नाम है ना उनके नामों पे रखा गया है, जिन्होंने ये ऐसा ऐसा वैज्ञानिक के नाम पे रखे गए हैं जिन्होंने ऐसा विकसित किए इन स्केलों को, ठीक है जी, के नाम पर रखे। ताप मापक्रमों को ये नाम इन वैज्ञानिकों के सम्मान में दिए गए हैं कि भैया सर जी आपने बनाए हैं स्केल, चलिए आप ही के नाम को स्केल दे दिए गए हैं कि ये केल्विन स्केल हो गया क्योंकि आपने इसको विकसित किए हैं। आपने ये फ़ारेनहाइट वाला बनाया है तो आप ही को नाम दे देते हैं फ़ारेनहाइट सर, आपने ये स्केल को डेवलप किए हैं तो ये स्केल को नाम देते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, जो कि डिग्री फ़ारेनहाइट में मापेगा, ठीक है। आप सेल्सियस सर आपने बनाए हैं इस स्केल को तो इसको इस स्केल को नाम देते हैं सेल्सियस स्केल। हम सेल्सियस स्केल का ताप केल्विन स्केल में निम्नवत मतलब इस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब ये प्रकार के ये प्रकार के लिख सकते हैं। केल्विन स्केल पर तापमान इज इक्वल टू सेल्सियस स्केल पर तापमान प्लस 273.15। हाँ अगर भाई देख नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, मतलब कि सामान्य तुम्हारा तापमान 37 है, ठीक है, केल्विन में कितना आएगा
तो केल्विन का जो तापमान आएगा, केल्विन स्केल पर तापमान आएगा, सेल्सियस स्केल पर तापमान कितना था 37, तो 37 प्लस 273.15 वो आ जाएगा केल्विन में पूरा आंसर। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में सभी वर्ण बड़े और छोटे अक्षरों में अलग अलग लिखे जाते हैं। क्या लिख बोले जा रहे हैं भाई? अच्छा ये तो अथी मरकरी थर्मामीटर है, मतलब पारा थर्मामीटर। ठीक है। और भी जाने में हम लोग पढ़ते हैं तो ये लिखा जा रहा है यहाँ पर कि अंग्रेजी भाषा में, अच्छा जी, सभी वर्ण बड़े और छोटे अक्षरों में अलग अलग लिखे जाते हैं। ठीक है। मतलब अपर केस और लोअर केस, मतलब कि बड़ा ABCD और छोटा ABCD जो सारा लिखा हुआ ना, वो सारे लेटर्स मतलब अक्षर वो अलग अलग लिखे जाते हैं। ठीक है। जब हम सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एवं केल्विन स्केल अंग्रेजी में लिखते हैं तो इनके नाम बड़े अक्षर से लिख कर प्रारंभ किए जाते हैं। ठीक है। मतलब स्टार्ट करते हैं बड़े अक्षर से लिखने के। यहाँ पे देखिए डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री मतलब और सिर्फ केल्विन लिखे जाते हैं। ठीक है। ठीक है। छोटे अक्षरों में क्या यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है भाई? बड़े अक्षर से लिख कर प्रारंभ किए जाते हैं। ताप मात्रकों के नामों में डिग्री तो छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है भाई। जो डिग्री लिखी जा रहा है ना ऊपर में ही, वो तो छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है, लेकिन सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट बड़े अक्षर से प्रारंभ करके लिखे जाते हैं। ठीक है। किंतु केल्विन मात्रक में केल्विन छोटे अक्षर से शुरू करके ही लिखा जाता है। ओहो हो, केल्विन जो लिखे हुए हैं वो छोटे के वाले लिखे हुए हैं, लोअर केस लेटर्स लिखे हुए हैं, लोअर केस ऑफ लेटर्स ऑफ के लिखे हुए हैं। ठीक है। अक्षर से शुरू करके ही लिखा जाता। ताप के इन मात्रकों के संकेत डिग्री सेल्सियस, डिग्री C, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री F और स्मॉल के लिखे जा रहे हैं। अंग्रेजी के बड़े अक्षर में दर्शाए जाते हैं। फिर से बड़ा कर रहा, कभी बड़ा कर रहा कभी छोटा कर रहा भाई। यहाँ पे ना अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाए जाते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए कि डिग्री का संकेत डिग्री के साथ नहीं लिखा जाता है। ठीक है जी, पता कि केल्विन के साथ डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं। और वाक्य के अंत के अलावा अन्यंत्र संकेतों के बाद कहीं भी बिंदु नहीं लगाया जाता है। ओहो हो, कहीं पे हम लोग ऐसा बिंदु नहीं लगा देते हैं, डॉट नहीं लगा देते हैं, जैसे KG को कहीं पे हो सकता है। ठीक है, वैसे डॉट नहीं लगाते हैं। ताप के विषय में लिखते समय आंकिक संख्या, आप ये जान लें कि अगर डिग्री सेल्सियस से लिखना है तो डिग्री कैपिटल C लिखें, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखना है तो डिग्री कैपिटल F लिखें, अगर केल्विन लिखना है तो कैपिटल K लिखें, बस लोअर केस वाला नहीं लिखना। बस आप ये समझें। और सभी में डिग्री लगेगा, डिग्री दो ठो में लगेगा, डिग्री सेल्सियस लगेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखाएगा जो कि छोटा छोटा रहेगा डिग्री, और केल्विन में डिग्री लगेगा ही नहीं। ठीक है। और कहीं पे भी ऐसा बिंदु कहीं पे नहीं लगेगा वाक्य के अंत में, अलावा अन्यंत्र संकेतों के बाद कहीं भी बिंदु नहीं लगाया जाता। ठीक है। ताप के विषय में लिखते समय आंकिक संख्या, ठीक है, मतलब जो लिखे गए हैं अंक में जो संख्या, और मात्रक, मतलब मात्रक कौन हो गए? डिग्री C और डिग्री F, और K हो गए मात्रक मतलब इकाई वाला। ठीक है। के मध्य सदैव एक रिक्त स्थान छोड़ा क्या कहा जा रहा है ना कि जो आप आंकिक संख्या लिख रहे हैं, लाइक जैसे कि आप 37 डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं, तो क्या हो गया 37 और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होने चाहिए कि ना थोड़ा सा जगह छोड़ देना होगा। ठीक है। जैसे कि हम लोग किलोग्राम लिखते हैं, 5 किलोग्राम, 5 kg लिखेंगे, 5 और kg लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, और kg लिखेंगे, kg साथ में लिखेंगे बिना कोई किसी जगह को छोड़े हुए। तो इसी तरह अगर डिग्री सेल्सियस लिखते हैं तो 37 लिख दिए, उस संख्या लिख दिए, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे डिग्री सेल्सियस। वैसे ही डिग्री फ़ारेनहाइट में, वैसे ही केल्विन में भी लिखेंगे, K में भी लिखेंगे। ठीक है। आंकिक संख्या और मात्रक के मध्य सदैव एक रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। ठीक है। अंग्रेजी में एक डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप बहुवचन में व्यक्त करने के लिए मात्रक के पूर्ण नाम को डिग्रीज सेल्सियस लिखा जाएगा, किंतु हिंदी में डिग्री सेल्सियस ही लिखा जाएगा।
कहा जा रहा है यहाँ पर कि ना अंग्रेजी में 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप से अधिक ताप मतलब 1 डिग्री सेल्सियस है तो ठीक है। अगर 1 डिग्री से ज़्यादा हो गया मतलब 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, बहुवचन में व्यक्त करने के लिए मात्रक को पूर्ण नाम को डिग्रीज सेल्सियस लिखा जाएगा। ओहो हो, अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो आप लिखेंगे डिग्रीज सेल्सियस, आप डिग्री सेल्सियस नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे डिग्रीज, डिग्रीज DEGREES भी डालेंगे तो ये हो गया डिग्रीज, ठीक है। डिग्रीज सेल्सियस, सेल्सियस कॉमन नहीं रहेगा। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आप सिर्फ लिखेंगे डिग्री, DEGR, डिग्री मतलब डिग्री ही हिंदी में ही लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा डिग्री, डिग्रीस नहीं है, और सेल्सियस तो कॉमन है, ये है हिंदी में ही लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब ठीक है, अगर किसी इंसान को ऐसा जो फॉरेनर है जो अगर बात कर रहे हैं एक दूसरे से तो कैसे बोलेंगे, आई हैव 37 डिग्रीज टेम्परेचर, आई हैव 37 डिग्रीज सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर राइट नाउ। अगर जो भारत के हैं तो वो हिंदी में बोल रहे हैं तो वो बोलेंगे हमारा भैया है 37 डिग्री सेल्सियस, डिग्रीज सेल्सियस नहीं बोलेगा वो हिंदी वाला व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल, अच्छा डॉक्टरी थर्मामीटर ठीक है, जो हमारे घरों में है, उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? क्यों? बर्फ का ताप मापने के लिए किया नहीं भाई यार, बॉडी को टेम्परेचर मापने के लिए किया जा सकता है ओनली। कैसे? जो बताते हैं, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उनमें क्या 35 डिग्री सेल्सियस तक 35 डिग्री सेल्सियस से मतलब, अरे भाई डॉक्टरी थर्मामीटर है, 35 डिग्री सेल्सियस से आपका बॉडी टेम्परेचर नीचे जाएगा नहीं, 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा नहीं, तो इसी के बीच का मतलब कि रखेगा ना ये डॉक्टरी थर्मामीटर में, सिर्फ अंकित किए हुए रहेंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी करेगा या फिर उससे कम थोड़ी करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पूरा बर्फ़ वाला पानी थोड़ी कर देगा, या फिर बहुत खौलता हुआ पानी के लिए थोड़ी ना मापने के लिए बनाया जा रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस भी दिखा सकता। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ़ या ताप मापने के लिए किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उसका थर्मामीटर नहीं है भाई, कैसे माप सकोगे? नहीं माप सकोगे, क्योंकि एक अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में कह दिया जाए तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104, 105, 106 इतना ही हो सकता है। पर अगर वही 100 डिग्री सेल्सियस की ही बात कर, मतलब उबलते हुए पानी का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पहुंच जाएगा तो वो तो बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा, जो कि अंकित ही नहीं किया हुआ रहता है हमारे डॉक्टरी थर्मामीटर में, ठीक है भाई, सिंपल बात है। और ठंडा में भी वही कि भाई कितना भी पीछे जाएगा तो उतना दर्शाया हुआ ही नहीं रहता, तो उससे हम नाप ही नहीं सकते। जो डॉक्टरी थर्मामीटर हमारे घरों में होते हैं अपने बदन का ताप मापने के लिए, उससे नहीं नाप सकते हैं उबलते हुए पानी को या फिर ठंडे जल को। तान से लिखा हुआ है नहीं, उबलते जल और बर्फ़ का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर के मापन सीमा के बाहर है, बिल्कुल उस पर जो लिखे हुए हैं उससे भाई ज़्यादा बाहर हैं, या फिर है ही नहीं भाई, गायब है भाई, उस पर है ही नहीं, सही लिखा हुआ है कि है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, क्या आप जानते हैं, बताया जा रहा है आपको, जानिएगा कि तापमापी के आविष्कार से पूर्व ज्वर का पता कैसे लगाया जाता था? पता है आपको कि आपको कितना बुखार है? ज्वर मतलब बुखार का, ज्वर मतलब बुखार है, ठीक है। कि पहले ना ये जो आविष्कार तो नहीं हुए थे ना कि आपको ऐसा ज्वर है, आपके बॉडी में बुखार है, आपको बुखार है, आपको कैसे पता चलेगा जब ये आविष्कार भी नहीं हुए थे, थर्मामीटर भी नहीं बने थे, पर इंसान तो रह रहे थे ना, हाँ रह रहे थे, और बुखार भी लग ही रहे थे, ज्वर भी थी इंसानों में, तो कैसे पता चलता था कि आपको ज्वर है? ज्वर किसी व्यक्ति की नाड़ी दर को प्रभावित करता है, मतलब ना नाड़ी नाड़ी को है जो ऐसे ना आपकी कलाई की तरफ होंगे नाड़ी ना, वहाँ पे ऐसा हाथों के ऐसे छू करके जांच कर लेंगे वो नाड़ी को भी, या फिर आपके गले के सामने भी ऐसा ही होते हैं ना वो नाड़ी, उस नाड़ी को भी ऐसा चेक कर सकते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति की नाड़ी दर मतलब कि उसकी तीव्रता कैसी है, बार बार ज़्यादा जा रही है, कम जा रही है, भाई मर गया जीवित है, ठीक है, नाड़ी दर को प्रभावित करता है,
दर को मतलब कितनी तेजी से बार बार आ रहा है जा रहा है या फिर ज़्यादा है कम है जो भी। भारत में इसका ज्ञान प्राचीन समय में भी था। ओहो, मतलब बहुत साल पहले भी था प्राचीन समय में। यद्यपि फिर भी, यद्यपि का मतलब होता है फिर भी, ज्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों में भी मानव की नाड़ी नाड़ी दर प्रभावित होती है। ओहो हो, अगर किसी इंसान को ज्वर नहीं है, कुछ और होइल है, उस समय भी नाड़ी का जो दर है प्रभावित होती है, मतलब थोड़े बदल सकती है। अगर आप दौड़ के आ रहे हो तो नाड़ी का नाड़ी दर है वो तो ज़्यादा होगा ना। तो ऐसा थोड़ी कह सकेंगे कि तुमको बुखार है भाई, वो तो पता है हमको कि दौड़ के आ रहा है, तो ऐसे नहीं कह सकते ना कि तुमको बुखार है। अतः केवल नाड़ी दर से आधार पर ही ज्वर का निश्चय नहीं किया जा सकता। ओहो हो, बहुत सही। तो एक जो लड़का है वो, उसका भाई, वो पूछ रहा है, ऐसा सोच रहा है, हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर ताप कैसे माप सकते हैं। भाई पूछ रहा है यहाँ पे, जो खत्म ये सवाल है उसका पता चला कि उबलते हुए जल को हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर से नहीं नाप सकते, और ना ही नाप सकते हैं जो बहुत ही ठंडे पानी को, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होंगे, वो सारे पानी को नहीं माप सकते। तो भी ना भाई ये सोच रहा है कि तो भाई हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर ताप कैसे माप सकेंगे, अगर ठीक है कैसे मापेंगे उन लोगों को, खौलते हुए पानी को, बहुत ठंडे पानी को कैसे मापेंगे। तो प्रयोगशाला तापमापी, आइए 7.3.2 प्रयोगशाला तापमापी पढ़ते हैं, ऐसे मापेंगे ज़्यादा टेम्परेचर को, ज़्यादा ताप को। प्रयोगशाला तापमापी कई प्रकार के होते हैं। ओहो हो, किंतु आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में उपलब्ध प्रयोगशाला तापमापी संभवतः, मतलब संभावना यह जताया जा रहा है कि चित्र 7.3 का में दर्शाए गए तापमापी के समान ही हो सकती है, मतलब उसी की तरह हो सकती है। चित्र 7.3 है, क्या है, प्रयोगशाला तापमापी है, बल्ब है, यहाँ पे नीचे पॉइंट आउट कर रहा है कि भैया बल्ब हो गया है, जो बल्ब हो गया है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्या 10 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, फिर से 10 है, 20 है, 30 है। अच्छा, ये वाला जो 10 होगा ये -10 है, ठीक है भाई, ये -10 है, फिर 0 है, फिर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, बढ़ते जा रहा है 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जा रहा। ठीक है जी, ये अंत में ख़त्म हो जाता है थर्मोमीटर। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। चित्र 7.2 क्या में दर्शाए गए तापमापी को समान हो सकती है। ठीक है, हाँ हो सकती है, हमने देख भी लिया। यह एक कांच की बंद मुंह वाली लंबी संकरी और एक समान व्यास की नली होती है। एक समान व्यास की नली होती है, मतलब इसकी जो जो व्यास है, व्यास मतलब कि ये एक ही तरह के व्यास की है, मतलब कि बनी हुई है, एक समान है, कहीं पे ज़्यादा मोटा नहीं, कहीं पे ज़्यादा चौड़ा नहीं, बस एक तरफ से बनी गई है, तो एक लंबी बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पे एक लंबी बनी हुई है, कोई ज़्यादा मोटा नहीं, कोई ज़्यादा चौड़ा नहीं, पर आगे वाला पॉइंट पे थोड़ा सा पतला दिखाया जा रहा है बाकी अपेक्षा, और लंबे वाली की अपेक्षा। हाँ ठीक, ओके। तो एक समान व्यास वाली होती है, व्यास का इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, पता ना। संकरी और एक समान व्यास की नली होती है। ठीक है, मतलब एक जैसी ही होती है, कोई मोटा नहीं, कोई ज़्यादा चौड़ा नहीं, एक समान है। इस नली के एक सिरे पर बल्ब होता है। ओहो हो, एक समान व्यास इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ये बल्ब को छुड़ा करके, ये बल्ब को छुड़ा दो, हटा करके सारा एक ही व्यास के है, मतलब कोई मोटा नहीं, कोई चौड़ा नहीं, बस एक समान है भाई, सारा एक समान। ठीक है, यह एक कांच की बंद मुख वाली लंबी सरकरी एवं एक समान व्यास की नली होती है। ठीक है, नली, अच्छा ये नली तो एक समान ही थी बिल्कुल। इस नली के एक सिरे पर बल्ब होता है। ओहो हो, इसके एक सिरे पर क्या होता है, बल्ब होता है, जिसमें द्रव भरा होता है। ओहो हो, द्रव भरा होता है, ठीक है, मतलब लिक्विड भरा होता है थोड़ा सा। बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ देखा जा सकता है। ओहो हो, बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण स्तंभ देखा जा सकता है, कि आप ये देख सकते हैं कि उस पर कुछ है,
नली के साथ साथ सेल्सियस स्केल अंकित होता है। अच्छा जी, उस पर सेल्सियस ये जो अंकित लिखे हुए थे -10, 0, फिर 10, 20, 30, 40 ऐसे 100 तक थे। वो नली के साथ साथ वो जो सेल्सियस स्केल अंकित थे, ठीक है, सेल्सियस के माप अंकित थे। ताप में परिवर्तन के साथ द्रव द्रव जो लिक्विड है स्तंभ नली में बढ़ता या घटता है, ठीक है। सेल्सियस स्केल का वह चिन्ह जिससे द्रव स्तंभ का शीर्ष स्तर मेल खाता है ताप का पाठ्यांक होता है। ओहो, उसी को हम लोग ताप को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि प्रयोगशाला तापमापी में प्रयुक्त द्रव सामान्यतः अल्कोहल ओहो देखने की सुविधा के लिए प्रायः लाल रंग से मिश्रित अथवा पारा मरकरी होता है। ओहो हो, जो द्रव मौजूद होता है जिसमें जो बताता है हमारी प्रयोगशाला तापमापी में वो कौन से वो द्रव होते हैं, तो वो होते हैं अल्कोहल होते हैं, दारू होता है भाई। देखने की सुविधा के लिए प्रायः लाल रंग से मिश्रित। भाई अल्कोहल ही होता है, उसको में लाल रंग इसलिए डाल दिया जाता है ना कि ऐसा हमें ना दिख सके आंखों से, भाई इसलिए डाल दिए जाते हैं, ठीक है, कि अच्छे से दिख जाए तुरंत भर में भाई। और ये भी हो सकता है कि उसमें ना पारा हो सकता है, मतलब मरकरी होता है, ठीक है, मरकरी हो सकता है। क्रियाकलाप 7.3 आइए अवलोकन करें, ठीक है भाई, आते हैं और ऐसा देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसे जांच करते हैं, ऐसा क्या क्या हम देखें और क्या क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। आइए दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर ज्ञात करें, ताप परिसर ज्ञात करें, ठीक है। एक प्रयोगशाला तापमापी लीजिए, ठीक है भाई, ले लिए हमने, और उसका सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए, ठीक है जी, मतलब उसे थोड़ा जांच कीजिए और ऐसा निष्कर्ष कुछ निकालने पे आइए। निम्नलिखित मान अंकित कीजिए, ठीक है जी, निम्नलिखित मान अंकित कीजिए। यह कितना न्यूनतम ताप माप सकता है, ओहो हो, यह कितना अधिकतम ताप माप सकता है, ओहो हो। अतः इस तापमापी का परिसर है का अतः इस तापमापी का परिसर है, परिसर मतलब क्या होता है पता नहीं भाई क्या होता। अतः ताप परिसर का मतलब आप समझ ऐसा गूगल कर लीजिएगा। अतः इस तापमापी का परिसर है कितना, ये सारा पूछ रहा है। अब चित्र 7.3 का में दर्शाए गए तापमापी का अवलोकन कीजिए। 7.3 का जो हम लोग अभी देखे थे ये वाले थे, ठीक है, हमने देख लिए थे। में दर्शाए गए तापमापी का अवलोकन कीजिए। क्या आप इसका परिसर बता सकते हैं? इसका परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। ओहो हो, परिसर मतलब कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका जो परिसर है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस है। ओहो हो, ये हो गए 100 डिग्री सेल्सियस, और इसके जो अंतिम सिरा यहाँ पे रहा है सबसे ऊपर में वो हो गए 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। इसकी परिसर मतलब कहाँ से, रेंज, परिसर मतलब क्या हो गया, रेंज। इनके रेंज कितने हैं, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक है। यहाँ पे सावधानी बरतने वाली बात कही जा रही है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। ये निम्न प्रकार की जो हमने लिखे गए हैं सावधानियां नीचे, उन सावधानियों को ना रखा करें, इन सावधानियों को। वो क्या क्या सावधानियां हैं आइए पढ़ लेते हैं जो लिखे गए हैं यहाँ पे। इसका सावधानी से उपयोग करें, अपने ना बड़े अच्छे से उपयोग करें, इसे तोड़ ना दें, अपने खा न जाए, किसी को चोट न पहुंचा दें इसी से। यदि यह किसी कठोर वस्तु से टकरा जाए तो यह टूट सकता है, तोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। इसे बल्ब से पकड़कर न उठाएं भाई, इसको ना बल्ब से पकड़कर मत उठा दे भाई, कब तो वहाँ से निकल जाए फिर वो भी टूट जाए भाई, मत करे ऐसा। उसको जो वो पूरा जो बड़ा सा है वहाँ से पकड़, बीच से पकड़ सकता है बचा कर, ठीक है, अच्छे से पकड़ा किया कर। क्रियाकलाप 7.4 अगर हम बताएं, हम अपने यहाँ है ना ऐसा साइंस वाले लैब में गए हुए थे जहाँ केमिस्ट्री के लैब थे, हम अपने बताते हैं तो वहाँ पे ना एक बॉक्स था, तो बॉक्स मेरे दोस्त ने खोले, तो बॉक्स खोल कर देख रहा है, उसमें उस बॉक्स में था बायोलॉजी का भी थोड़ा सामान था, तो उसमें ना कंकाल था, ह्यूमन बॉडी वाला था, स्केलेटल था, ठीक है।
वहाँ से एक ना माथा निकाला और एक हड्डी निकाला, पैरों का हड्डी होगा या फिर हाथों का हड्डी होगा, उस पर माथा पे मारता है और कहता है अलग निरंजन। ऐसा थोड़ा था। क्रियाकलाप 7.4, आइए अवलोकन और परिकलन करें। ठीक है, इनको अवलोकन करें, जांच करें और ऐसा क्या निष्कर्ष निकल के आता है वो हम ऐसा पता करें, और परिकलन करें मतलब निष्कर्ष वही लिखें। आइए तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाले अल्पतम ताप का मान ज्ञात करते हैं। मतलब कि ना बहुत जो कम से कम कितना अल्प मापा जा सकता है, आइए उसका ऐसा माप करते हैं तापमापी द्वारा। पुनः वही प्रयोगशाला तापमापी लीजिए जिसका प्रयोग आपने क्रियाकलाप 7.3 में किया था तथा उसका अवलोकन कीजिए। ठीक है जी, 7 में अभी देखे थे। ठीक है, निम्नलिखित बातों को अंकित कीजिए। किन किन बातों को अंकित कीजिए? इन बातों का अंकित करें जो लिखे हुए हैं। दो बड़े चिन्हों के मध्य इंगित ताप का अंतर कितना है? 10 का अंतर था भाई, 10 -10 था, फिर 0 था, मतलब दो बड़े चिन्हों के मध्य इंगित ताप का अंतर कितना है? तो 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। दो बड़े चिन्हों के मध्य इंगित ताप का 9 भी तो हो सकता है, देखिए। तो दो बड़े चिन्हों के बीच के अंकित चिन्हों में डिफरेंस कितना है, भिन्न कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिफरेंस है भाई। हाँ, -10 से 0 पहुंच गया तो 9 का डिफरेंस हो गया, बीच में 9 हुआ, दो बड़े चिन्हों के बीच में डिफरेंस है 9 हो गए। बिल्कुल, देखें फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी हाँ बिल्कुल 9 ही है। ठीक है, हमने पता कर लिया। पहला सवाल था यह कितना न्यूनतम ताप माप सकता है? 9 का। या कितना अधिकतम ताप माप सकता है? ये कितना? निम्नलिखित मान अंकित कीजिए। यह कितना न्यूनतम, कहाँ पर पहुंच गए भाई? निम्नलिखित मान अंकित कीजिए। यह कितना न्यूनतम तापमान, अच्छा जी, यह कितना न्यूनतम ताप माप सकता है? तो ये -10 माप सकता है, -10 डिग्री सेल्सियस। यह कितना अधिकतम ताप माप सकता है? तो 110 डिग्री सेल्सियस हो गया, प्लस में है मतलब यस। और पहला का आंसर था -10 डिग्री सेल्सियस, दूसरा का आंसर है प्लस 110 डिग्री सेल्सियस। प्लस लिखिए या फिर सिर्फ 110 डिग्री सेल्सियस, जो अगर प्लस माइनस नहीं लिखे गया है मतलब समझा जाता है प्लस है। अतः इस तापमापी का परिसर, भाई ये तो पढ़ नहीं चुके थे यार, क्या फिर से पढ़ा? दो बड़े चिन्हों के मध्य इंगित ताप का अंतर कितना है? 9 का है अंतर भाई। दो बड़े चिन्हों के मध्य छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए भागों की संख्या कितनी है? भाई ताप का अंतर है वो है 10 का। ठीक है, पहलका का जो आंसर हो गया वो है 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो गया। ठीक है, 10 का। दो बड़े चिन्हों के मध्य छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए भागों की संख्या कितनी है? तो 9 है। ठीक है, एक छोटे भाग द्वारा इंगित ताप कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस आंसर हुआ। अतः तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम तापमान है -10 डिग्री सेल्सियस भाई। हाँ बिल्कुल सही, सारा सही गया। यहाँ पे एक और है, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस वही वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर जो लाल वाला देख रहे हैं वो किन चीज़ के, वो कौन से द्रव्य हैं? तो वो है अल्कोहल है, जो कि लाल रंग से मिश्रित है, मतलब कि उनमें मिला दिए गए हैं लाल रंग से, कि जो कि आपको आसानी से दिख जाए। और ये हो सकते हैं कि मरकरी भी हो सकते हैं। ठीक है, लाल है तो पक्का ही अल्कोहल है, मरकरी होता तो वाइट होता, मतलब उजला होता उसका। चित्र 7.3 का में दर्शाए गए तापमापी के एक भाग का निकट से खींचा गया चित्र 7 में दिए गए चित्र 7.3 खा में दर्शाया गया। ठीक है, मतलब उसके नज़दीक से उसका फोटो खींच लिया गया। ठीक है, क्या अब आप तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम मान बता सकते हैं? अल्पतम मान बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं भाई, -10 था ये भाई, देख लो। अल्पतम ताप यहाँ पे ही तो था जो कि -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब क्या आप तापमापी द्वारा बता सकते
पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम मान बता सकते हैं? बिल्कुल बता, -10 डिग्री सेल्सियस। चित्र 7.3 में दर्शाया गया तापमापी के लिए 0 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस अथवा 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापांतर 10 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इन दोनों चिन्हों के मध्य 10 भाग हैं। ठीक है भाई। अतः एक छोटे भाग का मान 10 डिग्री सेल्सियस बाई 10 1 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इन दोनों चिन्हों के मध्य 10 भाग हैं। अतः एक छोटे भाग का मान 10 डिग्री से। भाई तो हम तो 9 भाग कह रहे थे, इन दोनों के बीच 10 भाग कैसे हो गए? तो मतलब अच्छा, दो बड़े चिन्हों के बीच 9 भाग हैं, पर 0 से -10 से अगर 0 की बात किया जाए तो 10 भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, -10 से स्टार्टिंग करते हैं तो -10, फिर -9 -8 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, ठीक हो गया, और फिर 0 पे पहुंच रहा है तो वो हो गया फिर ऐसा। ठीक, छोटे भाग का मान आवश्यक है। ठीक है ठीक है ठीक है, लगभग पढ़ लिए हैं। इसका तात्पर्य है कि तापमापी द्वारा पढ़े जा सकने वाला अल्पतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट? अरे यार, जो हमने -10 डिग्री सेल्सियस बोल रहे थे वो गलत है। मतलब कि इसका जो तात्पर्य है कि तापमापी अल्पतम तापमान जो ये माप सकता है ना, वो 1 डिग्री सेल्सियस है। तो ऊपर वाले सवालों में भी जो लिखे गए थे ना, दो बड़े चिन्हों के मध्य इंगित ताप का अंतर कितना है? अंतर है 10 का। दो बड़े चिन्हों के मध्य छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए भागों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 9 ही भाग हैं भाई, 9 भाग। दो बड़े चिन्हों के मध्य भागों की संख्या कितने? छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए भागों की संख्या कितनी? वो तो 9 ही है यार, छोटे तो 9 ही थे लिखे हुए, 10 थोड़ी थे। एक छोटे भाग द्वारा इंगित ताप कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। अतः तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम तापमान, एक छोटे भाग द्वारा इंगित ताप कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। अतः तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम तापमान कितना? वो भी 1 डिग्री सेल्सियस है भाई। चल, अतः एक छोटे भाग का मान 10 डिग्री सेल्सियस बाई 10 इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इन दोनों चिन्हों के मध्य 10 भाग हैं। दोनों के बीच 10 भाग है, छोटे तो 9 ही हैं। बात सही। आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में ऐसे तापमापी हो सके। यहाँ पे आपने एक बार थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। यहाँ पे दो बड़े चिन्हों के मध्य छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए भागों की संख्या कितनी है? मेरा आंसर है 9, क्योंकि भाई छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए हैं वो तो 9 ही हैं, छोटे चिन्ह तो 9 ही हैं बीच में, दो बड़े चिन्हों के बीच में। बाकी फिर 10 भी बता रहे हैं इधर आंसर में। आपके विद्यालय की प्रयोगशाला में ऐसे तापमापी हो सकते हैं जिनका परिसर और सबसे छोटे भाग का मान भिन्न हो। बिल्कुल, जिनका परिसर और सबसे छोटे भाग का मान भिन्न हो। अच्छा जी, मतलब उसका रेंज भी अलग हो। मतलब यहाँ पे -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक था। आपके प्रयोगशाला में ये भी हो सकता है कि -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 70 डिग्री सेल्सियस तक हो। ऐसा कुछ भी हो सकता है भाई, या फिर 150 डिग्री सेल्सियस तक हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और उसके ना छोटे भागों का मान भी अलग अलग हो सकता है। छोटे भाग भी हो सकते हैं, या फिर ठीक है, जैसे कि यहाँ पे छोटे भाग जो अल्पतम माप था वो 1 डिग्री सेल्सियस था। क्या पता वहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस हो, क्या पता वहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस का ऐसा मान भिन्न हो। इसलिए यह आवश्यक है कि उपयोग करने से पूर्व दिए गए तापमापी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाए। मतलब पहले ही पढ़ लें। चित्र 7.3 ख चित्र 7.3 क में दर्शाए गए तापमापी के एक भाग का निकट से खींचा गया चित्र। ठीक है,
यहाँ आपने सीखा है कि किसी दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। साथ ही आपने यह भी सीखा है कि दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का अल्पतम मान कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापना सीखेंगे, ठीक है जी। लेकिन इससे पहले प्रयोगशाला तापमापी को प्रयोग करने की सही विधि सीखते हैं, ठीक है भाई, सही विधि सीखते हैं। प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापने की सही विधि, ठीक है, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे फोटो दिया गया है, चित्र 7.4 गर्म जल का ताप मापन, ठीक है। यहाँ पे ये जो है प्रयोगशाला थर्मामीटर को डाल दिया गया है, जो कि गर्म जल है। गर्म जल में बीकर है, बीकर में गर्म जल है, और इस प्रयोगशाला तापमापी को भी डाल दिया गया है। और हम लोग पढ़ते हैं कि ये 60, यहाँ पे 50, ये जो लाल वाला है, लाल वाला ख़त्म कहाँ पे होता है, तो वो हो रहा है 50 पे। ये पक्का डिग्री सेल्सियस में ही होगा, ठीक है। ये 50 डिग्री सेल्सियस को बताया जा रहा है, ठीक है। और हम लोग एकदम सामने से देखते हैं तो ये है प्रयोगशाला तापमापी के एक भाग का निकट से खींचा गया चित्र, ठीक है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये 50 डिग्री पे है, 50 पे है। डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, जो भी है कुछ है। गर्म जल है तो 50 डिग्री सेल्सियस में ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी से ताप मापने की सही विधि। जब तापमापी जल से भरे बीकर में डुबोए जाए तो इसका बल्ब बीकर की तली अथवा दीवारों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ओहो हो। जो इसका जो जल से भरे बीकर है में डुबाए गए, जो इसका बल्ब बीकर की जो इसके बल्ब हैं तापमापी के, वो ना बीकर की तली, उसके तल के साथ नहीं जुड़े होने चाहिए, ना ही इनके दीवारों के साथ ऐसे स्पर्श होने चाहिए, ये बीच में होने चाहिए। चित्र 7.4 की भांति तापमापी को ऊर्ध्वाधर मतलब उनके बीच में रखना चाहिए, ठीक है, रखना चाहिए। यह तिरछा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, तिरछा भी नहीं करना। जब तापमापी का बल्ब पूरी तरह जल में डूबा हो तो ताप तभी पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है भाई। जब बीच में डूबा हुआ हो उसका बल्ब, तभी आप पढ़ें कि इसका कितना बता रहा है ताप। तापमापी पढ़ते समय आँख की स्थिति पढ़े जाने वाले द्रव के स्तंभ के स्तर की सीध में होनी चाहिए, मतलब उसके बिल्कुल ही सामने होनी चाहिए। ये जो तापमापी जो पढ़ रहे हैं उसके सामने ही होनी चाहिए, ठीक है, ये भी समझ गए। क्रियाकलाप 7.5, आइए माप करें। किसी बीकर में थोड़ी मात्रा में गुनगुना जल लीजिए, ठीक है, मतलब कि ये पूरा खौलता हुआ नहीं है, थोड़ा सा गुनगुना है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा और गर्म से थोड़ा सा ठंडा। तापमापी जल में इस प्रकार डुबोइए कि तापमापी का बल्ब जल में डूबा रहे, ठीक है। चित्र 7.4 में आपने देखा, मतलब देख लीजिए चित्र 7.4, अच्छा यहाँ पे जो आपने देखे हैं, ठीक। तापमापी में द्रव स्तंभ का चढ़ना देखिए कि जो तापमापी में जो द्रव हैं वो ना चढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी दिख रहे हैं। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक एक तापमापी में द्रव स्तंभ, ठीक है, चढ़ना बंद न कर दे, ठीक है। जो उन स्तंभों पे जो तापमापी हैं उनके जो स्तंभ है, मतलब जो ऐसे हैं खड़े, उन पे जो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो जब तक पढ़ते ही रहे हैं जब तक वो रुक ना जाए। जब तक वो फिर वो रुक गया वो द्रव स्तंभ चढ़ना, फिर वो आप बता सकते हैं कि वो इतना डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, या जो भी कुछ है। अब तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए, ठीक है। अधिक समय तक प्रतीक्षा मत कीजिए, अन्यथा जल ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ओके, बड़ी जल्दी भी ना करें, बड़े लेट भी ना करें, बस देखें कि अच्छा रुक गया तो आप माप लीजिए। यहाँ पे लड़की है, पूछ रही हैं कि क्या हम प्रयोगशाला तापमापी को किसी व्यक्ति के शरीर का ताप मापने हेतु उपयोग में ला सकते हैं। शायद हाँ, मेरा आंसर तो रहेगा हाँ, पर देखते हैं पढ़ के। आपके द्वारा मापे गए जल का ताप कितना है? इसका जवाब ना होगा, क्योंकि ना वो जो डिग्री सेल्सियस में जो बता तो रहा है, पर उसका जो अंकित है ना, वो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि 35 से नीचे नहीं जा सकता है और 42 से ऊपर नहीं जा सकता। 37 हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर 1 डिग्री सेल्सियस का भी ऊपर नीचे होता है
तो डिग्री फ़ारेनहाइट में पता चलता है कि बहुत ज़्यादा 32 का ऐसा फासला 9/5 इंटू कुछ ऐसा होता है ना, डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फ़ारेनहाइट बताते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट को कैसे निकालते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 32। तो वैसे नहीं, थोड़ा ज़्यादा अंतर होने लगते हैं। तो आंसर है इसका नहीं भाई, 1 डिग्री सेल्सियस में भी अगर ऊपर नीचे हुआ ना तो आप कुछ और ही हो सकते हो। तापमापी में द्रव स्तंभ पर चढ़ना देखिए। ठीक है, ठीक है। आपके द्वारा मापे गए जल का ताप कितना है? कुछ भी होगा। इसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों से कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि जैसे ही आप तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, द्रव स्तंभ का स्तर गिरने लगता है। बिल्कुल भाई, देखें जल है वो जो द्रव का जो स्तंभ का स्तर है गिरने लगता है। बिल्कुल। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब तापमापी का बल्ब जल में डूबा हो। बिल्कुल। करने के लिए कुछ और, ठीक है, और सावधानी भी बरतिएगा इसमें। सावधानी बाद में पढ़ते हैं, अभी करने के लिए कुछ और है तो कुछ और करते हैं। क्या है वो करने के लिए? आपके शिक्षक द्वारा नीचे दी गई 2 प्रयोग व्यवस्थाएं स्थापित की गई। दो ठो प्रयोग व्यवस्थाएं स्थापित कर दिए गए हैं कि आप यहाँ पे प्रयोग कीजिएगा। अपनी बारी आने पर एक एक करके दोनों व्यवस्थाओं के निकट जाइए। ठीक है जी, एक मतलब पास जाएंगे, या जब हमारी बारी आ जाएगी और आपकी बारी आ जाएगी तो एक एक करके, मतलब कि साथ एक एक करके पहले एक प्रयोगशाला के जहाँ पे एक स्थापित है वहाँ पे जाएंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे जहाँ पे हमें प्रयोग करना है या फिर देखना है, जो भी हो। दोनों व्यवस्थाओं के निकट जाइए और दोनों तापमापियों के पाठ्यांक अंकित कीजिए। बर्फ और उबलते जल के तापमान क्या क्या हैं? ओहो हो, बाईं तरफ है उसमें बर्फ है और दाहिनी तरफ है उबलता हुआ पानी, क्योंकि नीचे में जो है वो बर्नर है। बर्नर यहाँ पे गर्म कर रहा, गर्म करने से ऊपर में जो जल है जल उबल रहा, तो उबलता जल हुआ। प्रयोगशाला तापमापी से मापा जा रहा है कि कितना इसका पहुँच रहा टेम्परेचर, इसका ताप। यहाँ पे बर्फ के टुकड़े हैं डाले हुए, उसमें बल्ब उसके डाल दिए गए हैं प्रयोगशाला तापमापी के अंदर बीच में, फिर मापे जा रहा है कि इसका कितना बताएगा। ठीक है। कुछ समय पश्चात मतलब कुछ समय बाद बर्फ एवं उबलते जल का तापमान पुनः पढ़िए कि अब क्या है। ये उबलते जल का भी तापमान पढ़ लिए और बर्फ का भी पढ़ लिए, फिर उसके बाद भी पढ़िए कि क्या यह पहले वाले ताप के समान है या फिर अथवा परिवर्तित हो चुका है। ये पहले अभी हमने लिए थे गर्म करते हुए, तो अभी तो लगता है 100 डिग्री सेल्सियस था या फिर 78 डिग्री सेल्सियस पे अभी गर्म हो रहा था, तो अभी हो रहा और अब हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद भी देखा जा रहा है, तो क्या पता हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण वो पानी से भाप भी निकल रहे हैं, वैसे कुछ हो रहे हैं सारे, तो 102 डिग्री भी पहुंच रहे हैं, 110 भी पहुंच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब पानी उबल रहा है तो इसका तापमान स्थिर रहता है। ओहो हो, साथ ही जब बर्फ पिघल रही हो तो उसका भी तापमान स्थिर रहता है। पानी का तापमान स्थिर रहता है जब वो उबलता है और जब वो बर्फ के टुकड़े पिघलते हैं, एक समान नहीं होते हैं। मतलब कि बर्फ के टुकड़े का जो तापमान होता होगा 0 डिग्री सेल्सियस और उबलते हुए पानी का जो ताप होता होगा 100 डिग्री सेल्सियस। सावधानी यह बरतना है कि यह क्रियाकलाप केवल शिक्षक के निरीक्षण में ही किया जाना चाहिए। ये बात है कि आप ना शिक्षक जी हों तभी करें, आप अकेले से ना करने चले जाएं। प्रयोग व्यवस्था को स्पर्श मत कीजिए, इन्हें छूइए मत, क्योंकि भाई 100 डिग्री सेल्सियस से आपका हाथ जला देंगे, तो बिल्कुल ना छूइए यार इन सारी चीज़ों को। अगर 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं है, 75 डिग्री भी हुए अगर गर्म हैं, तो भाई छूने का जोखिम मत करो भाई। क्रियाकलाप 7.6 आइए तुलना करें। ठीक है भाई। फिवान जो लड़का था उसका भाई, फिवान के विज्ञान शिक्षक ने उबलते जल के ताप मापन के लिए प्रायोगिक सेटअप की व्यवस्था की। तो उनकी जो शिक्षक थे विज्ञान के, उनको क्या किया उन्होंने, ऐसा प्रयोग करने के लिए एक सेटअप कर दिए, मतलब कि वो सब व्यवस्था कर दिए हैं उन्होंने। शिलोंग में
फिवान और उसके सहपाठियों द्वारा लिए गए उबलते जल के ताप के पाठ्यांक तालिका 7.2 अंकित किए गए हैं। अच्छा जी। और ये जो लड़की है उसकी बहन फिवान, फिवान के सहपाठियों ने क्या किए गए हैं, क्यों ना वो लोग उबलते जल के ताप को ऐसा पाठ्यांक तालिका 7.2 में अंकित किए गए हैं। तो फिवान के द्वारा, ठीक है, फिवान और उनके दोस्तों के द्वारा ऐसा किए गए हैं। फिवान, सेमफोंग, वनस्टेर, क्ले, बंडारिसा। उबलते जल का ताप 97.8, 98.0, 97.9, 98.0, 98.1 सारे उबलते जल का ताप है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। भिन्न भिन्न विद्यार्थियों द्वारा अंकित किए गए उबलते जल के तापों की तुलना कीजिए। बिल्कुल जी, तुलना करेंगे। विद्यार्थियों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों में अंतर क्यों है भाई? क्योंकि भाई समय भी डिपेंड करता है। जब पानी अभी अभी गर्म हुआ तो हम लोग देख रहे हैं तो 97.8, थोड़ा और समय गया तो थोड़ा 98 पे पहुंच गया, थोड़ा और समय गया तो उसका जो टेम्परेचर था बर्नर का थोड़ा कम कर दिए तो 97.9 पहुंच गया था बस। और फिर उसके बाद फिर देख रहे हैं कि थोड़ा सा और बढ़ा देने के बाद 98.0 पहुंच रहा है। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि वही हम बढ़ाए भी नहीं है, फिर भी ज़्यादा ऐसा गर्म होने के होते समय के साथ बढ़ते बढ़ते 98.1 भी पहुंच गया। ऐसा हो सकता है कुछ भी। विद्यार्थियों द्वारा लिए गए पाठ्यांकों में अंतर क्यों? अंतर में संभावित कारणों पर परस्पर विचार विमर्श कीजिए। संभवतः सही विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यांक लेने का सही तरीका नहीं अपनाया गया हो। ओहो हो, ऐसा भी हो सकता है कि ना विद्यार्थी लोग हैं जो हैं वो अच्छे से ना सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। वायु का ताप 7.3 में पढ़ेंगे हम लोग। वायु का ताप मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का प्रेशर पढ़ेंगे। वायु का ताप मतलब एयर का टेम्परेचर पढ़ेंगे। ठीक है, आपने अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में, अच्छा जी, ये भी तो हो सकता है कि बाहर में टेम्परेचर कितना हो, ठंडा हो, गर्म हो, जो भी हो। अच्छा, ये भी तो है। आपने अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में, चिकित्सक के क्लिनिक में तथा अस्पतालों की दीवारों पर तापमापी लटका हुआ देखा होगा, जैसा कि चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। हाँ बिल्कुल, हमने देखे हैं ऐसे, बिल्कुल हॉस्पिटल में हमने देखे हैं और नर्सिंग होम में भी हमने देखे हैं ये सारे, बिल्कुल, जो कि वो भी क्लिनिक ही हैं। कच्छ तापमापी, ठीक है, कच्छ तापमापी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे क्या क्या लिखे हुए हैं? यहाँ पे 0 लिखे हुए होंगे बाएं तरफ, और ऊपर में क्या लिखे हुए हैं, जो भी कुछ है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में ऐसे कुछ होते होंगे। ठीक है, वायु का ताप। आपने अपने विद्यालय की प्रयोगशाला में, चिकित्सक के क्लिनिक में तथा अस्पतालों की दीवारों पर तापमापी लटका हुआ दिखा होगा, जैसे कि चित्र 7.5 में दर्शाया गया है। ठीक है भाई, देखें, ये तापमापी कक्ष के ताप का लगभग मान बताता है कि आपके ना जो कक्ष में है, जिस रूम में है, उसका ताप कितना है भाई। इन्हें कक्ष तापमापी कहा जाता है। क्या आपने समाचार पत्रों या टीवी के समाचारों में या इंटरनेट पर मौसम पूर्वानुमान देखा है? हाँ, हाँ बिल्कुल देखें, जो कि वो कहते हैं कि आज का मौसम बिगड़ने वाला है, 12 बजे के बाद से इस दिन मौसम बिगड़ने वाला है, पेटी बांध लीजिए, या फिर जो भी कुछ हो, कि पहले से पता चलता जाता है कि कुछ समय के बाद ऐसा ना बारिश होने वाली है, धूप ज़्यादा निकलने वाली है, ओस की बूंदें ज़्यादा पड़ने वाली है, ऐसा कुछ। इनमें प्रत्येक दिन के अधिकतम और न्यूनतम वायु ताप की जानकारी दी जाती है। ओहो हो, इनमें प्रत्येक दिन मतलब हर दिन अधिकतम या फिर न्यूनतम, ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कम से कम वायु की ताप की जानकारी दी जाती है। ठीक है, क्रियाकलाप 7.7। आइए विश्लेषण करें, आइए इस पे थोड़ा मंथन करें, थोड़ा सोचें, थोड़ा विचार करें कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे और क्यों ही हुआ। किसी स्थान से संबंधित मौसम की रिपोर्ट क्रमशः, मतलब क्रम के अनुसार, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करते हैं, 10 दिनों तक पढ़िए अथवा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं भाई। प्रत्येक दिन के लिए वायु के अधिकतम और न्यूनतम ताप को तालिका 7.3 में अंकित कीजिए। कि आप ये अंकित करें अपने नोटबुक में कि ना वायु की अधिकतम ताप कितनी है, न्यूनतम ताप कितनी है, हर दिन की ना वायु की ताप अंकित करते रहिए 10 दिनों तक। तालिका 7.3 में अंकित डाटा का विश्लेषण कीजिए।
और फिर अंत में ऐसा विश्लेषण कीजिए कि भाई ये सारा डाटा जो हमने लिख लिए हैं कि किसी में ज़्यादा उतार चढ़ाव है, अधिकतम वायु तापमान इतना है, फिर न्यूनतम वायु तापमान इतना है, किसी स्थान विशेष का अधिकतम और न्यूनतम वायु तापमान। ठीक है जी, दिनांक भी लिख लीजिएगा 10 दिनों तक के लिए। ठीक है, क्या इन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम ताप समान स्तर पर ही रहे हैं? हो सकता है कि रहे हैं, या फिर बिल्कुल हो सकता है कि नहीं भी रहे हैं, क्योंकि मौसम कुछ भी है भाई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मौसम कई कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए प्रायः मतलब ये देखा जाता है हर बार, या फिर ऐसा देखा जाता है ज़्यादातर, ये ताप प्रतिदिन परिवर्तित होते रहते हैं। बिल्कुल, ये ज़्यादातर होते हैं कि ऐसे देखे जाते हैं कि ना परिवर्तित होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करते हैं, बहुत सारे कारकों पे निर्भर करते हैं, बहुत सारे चीज़ें पे निर्भर कर रही हैं, इसलिए परिवर्तित होते रहते हैं। सामान्यतः देखा जाता है जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु निकट आती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु मतलब ठंडी की मतलब गर्मी की ऋतु निकट आती है तो ताप बढ़ता है। ठीक है, और जैसे जैसे शीत ऋतु निकट आती है ताप घटता है। शीत मतलब सर्दी वाले ऋतु मतलब विंटर सीजन आते हैं, तब तक वो ताप घटता है। और भी जाने, क्या जानना है और भी जाने में? वायु ताप मापन की गई विधियां हैं, वायु ताप मापन की कई विधियां हैं। ओहो हो, जो वायु की ताप मापने के लिए कई विधियां हैं। मौसम वायु ताप पर भी निर्भर करता है, मौसम वायु ताप पर भी निर्भर करता है कि मौसम कैसा। आज सुहाना मौसम है, आज थोड़ी बर्फीली मौसम है, आज हवा बहुत तेज़ चल रही है, आज बहुत गर्म मौसम है, आज थोड़ा ह्यूमिडिटी सा भरा मौसम है, आज थोड़ा ठीक ठाक मौसम है। कैसा वायु, तो उस तरह से मौसम से वायु ताप पर भी निर्भर करता है। इसलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर इसे मॉनिटर किया जाता है। हमारे यहाँ सिक्किम में है ऐसा क्या कहते हैं, मौसम स्टेशन कहा जाता है। वायु ताप पर अंकित डाटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्वानुमान के लिए उपयोग में लाया जाता है। तभी तो पता चल पाते हैं कि जैसे कि बंगाल में एक हो गया कि बंगाल में 24 घंटों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ने वाले, इसलिए कर दिया गया है। ऐसा हो सकता, पर ये बात कैसे पता चला कि वहाँ मौसम बिगड़ने वाला है? क्योंकि ये मौसम स्टेशन पता कर लिए जो वहाँ पे हैं, जो जानते हैं मौसमों को, ऐसा आंकड़ों के बारे में, तो पता चल जाता है कि ऐसा होने वाले ही हैं उनके वायु ताप पर अंकित डाटा को देख करके। ठीक है, पूर्वानुमान लगा लेते हैं और सचेत हो जाते हैं पहले से। वैज्ञानिक से परिचय, आइए इस वैज्ञानिका से परिचय करते हैं। ठीक, अन्ना मणि। ओहो, अन्ना मणि, शायद इन्होंने ही तो पहला ही शब्द लिखे थे, अन्ना मणि। वेट फॉर ए सेकेंड, इन्हीं ने तो ये वाक्य कहते हैं। सही है कि अगर मापना, या अन्ना मणि इन्होंने ही कहा थे, गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही ना जाए। भाई गलत मत मापो, अगर आ नहीं रहा है तुम्हें मापना तो एक काम करो कि तुम मापो ही मत, ऐसा इनका मानना, ऐसा कहना था। ठीक, जो कि बहुत अच्छा था। अन्ना मणि जो कि 1918 में जन्म ली थी, 2001 में इनकी मृत्यु होगी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा जी। अन्ना मणि एक भारतीय वैज्ञानिक थी, इंडियन साइंटिस्ट थी, मतलब ये क्योंकि 2026 आ चुकी हैं और 2001 में ही चली गई, तो ये वैज्ञानिक थी जिन्हें भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। ओहो हो, इन्हें कौन से नाम से जाना जाता है? भारत की मौसम विदुषी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार और निर्माण किया, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत की अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई। कि ना भारत ने निर्भर था कई अलग अलग राष्ट्रों पर कि वो बता दे कि ना यहाँ पर है कि बंगाल में होने वाला है, कि चक्रवात आने वाली है, उड़ीसा में चक्रवात आने वाली है, नेपाल में क्या कह सकते, तमिलनाडु में बहुत तेज़, कुछ भी कहीं कोई भी स्टेट में ऐसा ना तीव्र बारिश की आशंका है, जो भी कुछ हो। तो ऐसा ना अलग अलग राष्ट्रों से ना पूछ करके कि भाई आप बता देना कि ना मेरे देश में ना कहीं पे कुछ होने वाला है, तो कहीं पे बारिश ज़्यादा होने वाली,
हम लोग कई अलग राष्ट्रों पर डिपेंड ना हो पाएँ, इसीलिए इन्होंने अपने ये जो भारत की थी, इन्होंने ऐसे उपकरण बना दिए गए और इन्हें भारत की मौसम विदुषी भी कहते हैं हम लोग। ये बहुत सारे यंत्र बना दिए जो कि बताते हैं मौसम के बारे में। उपकरणों के प्रति भारत की अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई है, पूरी खत्म नहीं हुई है कि सारा चीज़ हम लोग ही बना लिए हैं सारे उपकरण। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर भी खोजबीन की। ओ हो पवन से जो ऊर्जा आ सकती है, जो हवा से जो ऊर्जा आ सकती है, जिससे जैसे कि डेनमार्क के ऐसा है, डेनमार्क में क्या होते हैं कि 60% 2024 की रिपोर्ट है कि 60% जो ऊर्जा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो 60% इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आया था पवन ऊर्जा से, मतलब हवा से आया था। वो विंड मिल जो रोटेट करते थे उससे आया था। तो ये पवन ऊर्जा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत ऊर्जा क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। सौर ऊर्जा के उपकरण जो कि सूर्य से जो ऊर्जा मिलता है, जो कि आपको कहते हैं आपके घरों में भी लगे हो सकते हैं कि हो, सौर ऊर्जा प्लेट के उपयोग की संभावनाओं पर भी खोजबीन की है इन्होंने। इससे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। जी माते, ओके आई एम कमिंग। तो इन्हीं के ऐसे कारण, इन सारे उपकरणों बनाने के कारण, इनकी खोजबीन के कारण भारत भी ना नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया, आगे आने वाले राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। ठीक है, प्रमुख शब्द ये दिए गए हैं: वायु ताप, सेल्सियस स्केल, डॉक्ट्री थर्मामीटर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, प्रयोगशाला तापमापी, ताप का एसआई मात्रक, ताप या तापमान। ठीक है, विश्लेषण करना, परिकलन करना, तुलना करना, विचार विमर्श करना, निष्कर्ष निकालना, जांच करना, माप करना, अवलोकन करना, सावधानी, पूर्वानुमान करना, अंकित करना मतलब लिखना। सारांश, मुख्य बिंदु ये कुछ है जो कि है: किसी वस्तु का ताप बताता है कि वह कितनी गर्म है या वो कितनी ठंडी है। सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले तीन ताप मापक्रम है। ठीक है, क है जो कि सेल्सियस स्केल, दूसरा है ख, वो हो गए फ़ारेनहाइट स्केल, ग हो गए केल्विन स्केल। ठीक है, ये 3 मापक्रम है: सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। इन मापक्रमों में ताप के मात्रक हैं, बिल्कुल, डिग्री सेल्सियस जैसे डिग्री सी से दर्शाया जाता है, ख डिग्री फ़ारेनहाइट जिसे डिग्री कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है, तथा ग केल्विन जिसे के से दर्शाया जाता है, जो कि कैपिटल के है यहाँ पे। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, जिसे कैपिटल के से लिखेंगे एसआई मात्रक। अच्छा, ताप का जो एसआई मात्रक है वो डिग्री सी नहीं है, डिग्री एफ नहीं है, तो क्या है भाई? सिर्फ कैपिटल के है ताप का एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा होता है। या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। ओके, डॉक्टरी थर्मामीटर स्वस्थ वयस्क मानव का सामान्य ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसको अगर फ़ारेनहाइट में कहा जाता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जी जनाब, बिल्कुल। प्रयोगशाला तापमापियों का ताप परिसर, मापन सीमा, ताप परिसर मतलब मापन सीमा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, उसका रेंज कितना है, इसका मतलब ये होता है प्रायः -10 डिग्री से, ऐसा देखा जाता है ज़्यादातर होते हैं वो है -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस के होते हैं, जो कि आपकी प्रयोगशाला में दिख जाएंगे। हालांकि जैसे कि बहुत सारे टेम्परेचर हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि बता दिया जाए कि जो खौलता हुआ मतलब कि बहुत ज़्यादा जो मोल्टन स्टेट का जो आयरन होता है, लोहा कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलता, तो 600 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता।
पर यहाँ पे तो प्रयोगशाला में -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक ही का ही है, क्योंकि हाँ भाई प्रयोगशाला में तुम्हें लोहा को तुम पिघलाना नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ है ये। लोहा लोहा जब पिघल सकता है तो तुम समझ लो कितना बड़ा चीज़ है ये। तो उसके लिए 600 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो ये प्रयोगशाला ताप 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 को जो मेजर करते हैं वो वाला से मेजर नहीं किया जा सकता, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस का ही नहीं होना चाहिए ताप परिसर, उसको और ज़्यादा होना चाहिए, तब वो नापेगा दूसरा चीज़। अब ऐसा नहीं कि आप हाथों से डालिएगा बीच में तो मापिएगा, वैसा भी नहीं होता, वो कुछ दूसरे तरह के होते हैं, वो दूसरे दूसरे प्रकार की विधियों से मापे जाते हैं। तो ठीक है, प्रयोगशाला में जो प्रायः देखे जाते हैं वो होते हैं -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस वाले होते हैं। ठीक है जी, बस इतना ही हुआ, और फिर बस दिस इज इट, दैट्स इट। और भी सीखे, इंटरनेट से सूचना एकत्र कीजिए, बिल्कुल ये सारे करते रहें, ये सारे देखते देखिए और भी जाने। सूर्य के करोड़ कोर का तापमान, अच्छा सूर्य के जो कोर है मतलब सूर्य के जो अंदर में जो मुख्य बिंदु है ना, जैसे कि ह्यूमन का भी कोर होता है, ह्यूमन का कोर क्या है, पेट है, जो नाभि है वो उसी ह्यूमन का कोर कहते हैं। ठीक है, सूर्य के कोर तो ऐसा नहीं कहते नाभि हो गया, नाभि और पेट की जो भी सारे हैं ना, तो कहते हैं ना कि कोर एक्सरसाइज करो, मतलब जो पेट के बीच में जो सारे हैं वो सारे एक्सरसाइज करो। तो जो सूर्य के जो मुख्य है, जो बीच में जो है, वो सारे कोर का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ओ माई गॉड, मतलब समझ लो कितना है, 1.5 करोड़ है ये, 1.5 करोड़ सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या आकाश में ऐसे पिंड, 1.5 करोड़, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 15 है 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, अच्छा सही कह रहे हैं, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या आकाश में ऐसे पिंड भी हैं जिनका तापमान इससे भी अधिक है? हो सकता है, हाँ। अधिकतम तापमान कितना हो सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल। तथापि वैज्ञानिक तथ्यों अथवा सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम ताप प्राप्त करने की एक सीमा है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, बस सबसे कम जो सीमा है ना, कि कितनी कम एक सीमा हो सकती है कि तापमान न्यूनतम हो सकती है, वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 केल्विन के निकट है, और इसे परम शून्य ताप कहते हैं। ये सारा शून्य, मतलब 0 केल्विन जो हो गया वो 0 केल्विन मतलब कुछ है ही ना, मतलब उतना ठंडा हो ही नहीं भाई साहब, बहुत ज़्यादा, कुछ हम कह ही नहीं सकते। जो आपके फ्रिज में जो ठंडा है पानी, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वो केल्विन में कह दिया जाए तो वो होगा है 273 केल्विन, और 273 केल्विन से 0 केल्विन लाना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर, पता नहीं कब लाया जा सकता है, या फिर हमें तो नहीं पता जानकारी, आप इंटरनेट कर सकते हैं कि कब लाया जा सकता है, किन किन कारणों से, किन किन चीज़ों को कर देने से अब जो आपके घर के बर्फ़ के पानी है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसे 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब 273 केल्विन से 0 केल्विन पे ले आएँ, कैसे लाएँ? ठीक है, और वही 0 डिग्री सेल्सियस से -273.15 डिग्री सेल्सियस तक कैसे लाएँ, वही सारे सेम ही बात है। ठीक है, टिल देन बाय, सी यू सून विद अदर चैप्टर्स।